बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। आगाज़ करते हैं आज का। पिछली दफ़ा हमने क्या बात की थी, अगर जहनों में एक दफ़ा रिवाइज कर सकें हम। कोई ऐसा फर्ज जो पिछली दफ़ा नहीं था? ठीक है। मेरे ख्याल लास्ट टाइम हमने सोशल कंस्ट्रक्ट पे बात की थी और हमने ये बात की थी कि रियलिटीज़ किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एग्रीड अपॉन रियलिटी, इन चीज़ों पे बात की थी। कोई ऐसी चीज़ जो आपने नोट्स अगर पढ़े हो जिसमें आपको समझ ना आई हो, जो आपको हैंडआउट्स दिए थे उसमें कोई ऐसी चीज़ जो आप समझ ना सके हो? इसका मतलब पढ़ा नहीं है किसी ने अभी तक, सही है। और मेरे जानने का तरीका ये होता है कि कुछ चीज़ें हैंडआउट्स की वो होती हैं जो बताता नहीं हूँ, तो जब आप लोग पूछते नहीं कि क्या था वो, इसका मतलब है कि आपने पढ़ा नहीं। तो उस्ताद से तो उस्तादी नहीं चल सकती। जब आप पढ़ेंगे तो मुझे पता चलेगा आपने पढ़ा है, और आज मुझे पता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि आखिरी का पूरा टॉपिक मैंने मिस किया था। उन नोट्स के अंदर जो आखिरी का टॉपिक था मैंने मिस किया था, और इसीलिए मिस किया था कि अभी तो पता चल सके कौन सारे नोट्स बगैर पढ़े आया। माशाल्लाह तमाम लोग मेरी तवक्कुआत पे पूरे उतरे, ठीक है। लेकिन ये जहन में रखिए कि यहाँ जो मैं पढ़ाऊँगा वो कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। अगर आप उसकी सजेस्टेड रीडिंग नहीं करेंगे तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग से निकल जाएंगी, नहीं रख सकेंगे उसको आप रिटेन। तालीम के साथ जो रिटेंशन का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक तालिब इल्म की सलाहियत से है। यानी हम बारहा कहते हैं कि एक उस्ताद तो एक जैसे लेक्चर लेता है और बाज़ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं क्लास में, बाज़ बच्चे बहुत बुरे होते हैं क्लास के अंदर। उसमें उस्ताद का कमाल भी नहीं होता और उस्ताद का जवाल भी नहीं होता। ये रिटेंशन का स्टेटस है जो किसी फर्द ने अपना अगर इंक्रीज कर लिया तो किसी भी लेक्चर से बहुत ज़्यादा हासिल कर सकता है, और रिटेंशन लेवल नहीं है तो हासिल नहीं कर सकता। इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि पत्थर और मट्टी, पत्थर भी मट्टी से बनता है और मट्टी खुद भी मट्टी होती है, लेकिन पत्थर जरखेज नहीं होता इसलिए कि वो रिटेंशन नहीं कर सकता, रिटेन नहीं कर सकता किसी चीज़ को। और मट्टी इसलिए जरखेज होती है, बारावर साबित होती है, इसलिए चीज़ों को नमू देती है, जला बख्शती है कि वो अपने अंदर चीज़ों को रिटेन कर सकती है, पानी को रख सकती है अपने अंदर, पानी को अपने अंदर जज्ब कर सकती है। तो जो तालिब इल्म रिटेन नहीं कर सकता वो पत्थर की मानिंद है। इसका मतलब है कि वो ग्रो नहीं कर सकता। ग्रो करने के लिए रिटेन करना जरूरी है। जरखेजी इसी को कहते हैं कि जिस जमीन में जितनी रिटेंशन पावर है वो उतनी जरखेज जमीन है। तो अगर एज ए स्टूडेंट आप रिटेन नहीं कर सकते, आपने अपनी रिटेंशन टेक्निक्स नहीं डेवलप की हुई, तो आप एक पत्थर की मानिंद है जिसको आप एक साल तक नहीं बल्कि पूरी जिंदगी पानी में रखिए, और जैसे ही पानी से निकालते हैं और धूप जब उस पर पड़ती है तो उसकी सतह ऐसी हो जाती है जैसे उसका पानी से कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। इसलिए जब अपने एकेडमिक सिस्टम से गुजरते हैं तो तमाम के तमाम लेक्चर और तमाम के तमाम स्कूलिंग और कॉलेज गोइंग ईयर्स जो हैं हमें तालीम याफ्ता नहीं बना पाते। हमारी मालूमात बढ़ जाती हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, लेकिन हम मुहज़्ज़ब भी नहीं बन पाते और मुअद्दब भी नहीं बन पाते, इसलिए कि हम उसको अपने अंदर जज्ब नहीं करते। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि ये यहाँ आने का मकसद कोई वो तो नहीं है ना कि आपको यहाँ से कोई डिग्री मिलनी है। ये टोटल आपने खुद फैसला किया कि आपने कुछ सीखना है। अपने सीखने के फैसले के साथ इतनी नाइंसाफ़ी ना कीजिए, उसके साथ इंसाफ कीजिए। अगर आप ये नाइंसाफ़ी करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, अपना टाइम ज़ाया करेंगे। तो इस उम्र में आकर बिला वजह टाइम ज़ाया करना ये मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक बात और जहन में रखिए कि जिस तरह हर शोबे की, हर एकेडमिक डिसिप्लिन की अपनी ज़बान होती है, उस ज़बान को समझना बहुत ज़रूरी होता है उस शोबे के अंदर या एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर बातों को जानने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूं कि मार दो, इससे क्या जहन में आता है? जी जी। लेकिन अगर रात को मैं सो रहा था, मैंने अपने बच्चे से कहा मच्छर मार दो, तो मैं घर के अंदर अगर मार दो का लफ्ज आएगा तो उसका मतलब कत्ल करना नहीं है। अगर दर्जी की दुकान से ये आवाज आए कि गला काट दो तो उसका मतलब ये नहीं कि छापा मार दें वहां पे। ऐसा ही है ना कि लैंग्वेज का ताल्लुक रेलिवेंसी के साथ होता है, इसलिए हर स्टडी की रेलिवेंसी। आप ये भी कह सकते हैं किसी को मिस कॉल मार दो, कहते हैं ना, जबान इस्तेमाल करते हैं। कोई नहीं कहता कि जान से मारनी है कि बगैर जान के मारनी है, सबको पता है कि इसका मतलब क्या है। तो लैंग्वेज और अल्फाज जो है वो रेलिवेंट होते हैं अपने एकेडमिक्स के साथ कि किस डिसिप्लिन के अंदर आप कौन से अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च के डिसिप्लिन के अंदर भी कुछ अल्फाज हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं, जो इस्तेमाल होते हैं।
एक बहुत अहम लफ्ज जिसे हम कहते हैं, जो आप सब जानते हैं, हाइपोथेसिस। ऐसा ही है, रिसर्च का आगाज हाइपोथेसिस से होता है अगर वो क्वांटिटेटिव हो, और अगर क्वालिटेटिव हो तो क्या होता है? रिसर्च क्वेश्चन से होता है। डेटा तो बाद में आता है। रिसर्च क्वेश्चन इन द केस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव रिसर्च मोड, और हाइपोथेसिस इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। और ये दोनों हो सकते हैं अगर हमारे पास मिक्स मेथड अप्रोच है। लेकिन इससे लम्हे और इससे थोड़ा पहले चलते हैं कि हम रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस की तरफ कैसे आते हैं। जो पहली चीज हमें समझनी चाहिए, जो कि बहुत अहम है, एक लफ्ज है कॉन्सेप्ट। किसी भी रिसर्च का आगाज इसके बगैर नहीं हो सकता। आप किसी रिसर्च को जहन में लेके आइए जो आपने कभी की हो, या कभी पढ़ी हो, कभी देखी हो, कभी सुनी हो, तो रिसर्च का कोई कॉन्सेप्ट होता है। यानी मिसाल के तौर पर कोई कहे कि वो तालीम पर काम करना चाहता है, कोई कहे कि वो माशी हालात पे काम करना चाहता है, कोई कहे कि वो अमन अमान की सूरत हाल पे काम करना चाहता है। ऐसे ही है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पे आप डायरेक्टली रिसर्च नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पे ऐसा ही है कि मैं किसी होटल में जाके बैरे से कहूं कि खाना ले आओ, वो क्या मतलब, मैं कहूं खाना ले आओ, और मुझे उस पर बहुत ज्यादा रहम है तो मैं कहूं चाइनीज ले आओ, काम काफी नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि मैं खाना खाने आया हूं, लेकिन क्या बहरा इस बात से मेरे लिए खाना ले आएगा कि खाना खाने आया हूं? नहीं ला सकता। जब तक अपने कॉन्सेप्ट के कॉन्स्ट्रक्ट आप ना बता दें, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट के बाद जो दूसरी चीज है वो कंस्ट्रक्ट है। लेकिन पहली चीज की तरफ आ जाइए कि आपने एक बात सुनी होगी कि रिसर्च से पहले लिटरेचर रिव्यू बहुत जरूरी है। और लिटरेचर रिव्यू ऐसे ही जैसे सीने में दिल आपके, उस तरह रिसर्च के अंदर लिटरेचर रिव्यू। कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? लिटरेचर रिव्यू की रिसर्च में क्या अहमियत है? एक आदमी ने काम किया, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे किसी को पढ़ने की क्या जरूरत है? उसका जवाब भी यही मिलता है आपको कि आपका जो कॉन्सेप्ट है उसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैंने लास्ट टाइम मिसाल दी थी आपको, किसी आदमी की तनख्वाह अगर 75,000 रुपए हो तो मिडिल क्लास है कि अपर क्लास है, जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि मैं किस मुल्क की बात कर रहा हूं, किस करेंसी में बात कर रहा हूं, किस शहर की बात कर रहा हूं, मुमकिन है गांव के अंदर 15,000 रुपए कमाने वाला भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजारता हो, इसलिए उसकी जमीनें अपनी है, गायें अपनी है, मुर्गियां अपनी है, गोश्त अपनी, सब्जी अपनी। इसलिए अगर आपका कॉन्सेप्ट दुरुस्त नहीं है, आप अगर नहीं सोच पा रहे वहां बैठ के जहां आपने रिसर्च करनी है, तो आपके कॉन्सेप्ट में अगर फ्लॉ है, और इस कॉन्सेप्ट को सही तौर पे कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्ट बहुत अहम है कि आपका ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से बनता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि पाकिस्तान का तालीमी निजाम ये कॉन्सेप्ट है, तालीम एक कॉन्सेप्ट है। मुझे पाकिस्तान के तालीमी निजाम पर कोई काम करना है, अब कोई कर सकता है? वो बोलेगा जी तालीमी निजाम से मुराद क्या है आपकी? मैं बोलूंगा तालीमी निजाम से मेरी मुराद है प्राइमरी लेवल तक की तालीम, सेकेंडरी लेवल की तालीम, कॉलेजेस की तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम। जब तक मैं पिन पॉइंट फोकस नहीं आ जाऊंगा अपने एरिया पे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, रिसर्च हो ही नहीं सकती। मुझे किसी भी कॉन्सेप्ट की, जो कॉन्सेप्ट की कंस्ट्रक्ट है, मिसाल के तौर पर आपने बिरयानी के मसाले खरीदे होंगे, कॉन्सेप्ट क्या है? बिरयानी। लेकिन उसके पीछे जो अज्जा लिखे होते हैं, किसी एक भी जुज का नाम बिरयानी होता है? नहीं होता। लेकिन वो तमाम अज्जा मिलके वो बनाते हैं जिसे आप बिरयानी कहते हैं। कोरमा मसाले के पीछे कहीं भी नहीं लिखा होता कोरमा। जब मसाले के अज्जा बताए जाते हैं तो किसी जुज का नाम कोरमा नहीं होता, लेकिन वो तमाम जुज उस कोरमे को बना देते हैं जो आपका कॉन्सेप्ट होता है खाना पकाने का। अगर कॉन्स्ट्रक्ट सही पता है और उसको सही मेजर कर सकते हैं तो आप सही खाना बना सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा बिरयानी के अंदर फला चीज फला चीज फला चीज फला चीज डलती है और आप सोचते हैं क्या चीज कितनी डलती है, तो आप नहीं बना सकते। यानी कॉन्स्ट्रक्ट क्यों जरूरी है? ताकि उसकी मेजरिंग हो सके। यानी एक आदमी बहुत बुलंद है, एक आदमी बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इस बड़े का मतलब क्या है? वो रुतबे में बड़ा है, वो इल्म में बड़ा है, वो उम्र में बड़ा है, वो कद में बड़ा है,
जब तक मुझे अपने बड़े के कॉन्स्ट्रक्ट का नहीं पता, मैं कैसे नापूं? मुमकिन है मैं किसी का इल्म नापने के लिए इंची टेप ले आऊं कि मुझे तो बड़ा नापने का यही तरीका सिखाया गया। मुमकिन है मैं डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट लूं किसी को बड़ा ना देखने के लिए, इसलिए कि मुझे पता है कि उम्र जिसकी ज्यादा है बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखी हुई होगी। तो मेरी क्लैरिटी कब होगी? जब तक मुझे पता ना हो कि मेरी कॉन्सेप्ट जो है उसको मैंने किस तरीके से मालूम करना है। और वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है आप अपना काम नहीं कर सकते। आपको जाके स्पेसिफिकली बहरे को बताना पड़ेगा कि आप क्या खाना चाह रहे हैं। उसके साथ आप रोटी पसंद करेंगे, उसके साथ चावल पसंद करेंगे, रायता चाहिए कि नहीं चाहिए, सलाद चाहिए कि नहीं चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए कि नहीं चाहिए। बेशक वो सब खाना है उसके जो होटल में मौजूद है, लेकिन वो खाने के लफ्ज में खाना नहीं लेके आ सकता। आपको बहुत स्पेसिफिकली अपने कॉन्सेप्ट के कंस्ट्रक्ट बताने पड़ेंगे। मैं कहूं कि भूख, अब इस भूख का क्या मतलब है कि किसी अमीर आदमी ने अगर सुबह से खाना नहीं खाया तो ये भूख है जिस पे तहकीक करेंगे आप? मुमकिन है किसी ऐसी आबादी में जहां तमाम लोगों ने आज कोरमा खाया और किसी लंगर से बटने के लिए आया हो और सबका पेट भरा हुआ हो, लेकिन अगर आपको अपने भूख के कॉन्सेप्ट का पता है कि आपने किस पे काम करना है तो आप उस कच्ची आबादी में जाके खड़े हो जाएंगे जहां सुबह लंगर बटा और सबका पेट भरा हुआ है। उस डिफेंस के या क्लिफ्टन के बंगले में नहीं जाएंगे जहां सुबह से खाना नहीं पका इसलिए गैस नहीं आ रही थी, आसपास के होटल बंद थे, हड़ताल थी। जब आपको पता है कि भूख का मतलब क्या है आपके जहन के अंदर, तो आप पेट भरे हुए आदमी से तहकीक करेंगे और खाली पेट आदमी से तहकीक नहीं करेंगे। लेकिन अगर भूख का मतलब सिर्फ भूख है तो मुमकिन है कोई आदमी डाइटिंग पे और आप उससे तहकीकात शुरू कर देंगे आप भूखे हैं, तो आप मेरी तरह सवालात के जवाब दे दीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है या आपके पास खाना नहीं है। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना उस वक्त मुमकिन है जब उस कॉन्सेप्ट के साथ कंस्ट्रक्ट मौजूद हो। और कंस्ट्रक्ट क्यों जरूरी है? कि आप मेजर कर सकें। अगर कंस्ट्रक्ट आपको नहीं पता, आप अपने रिसर्च की कोई मेजरिंग स्केल ही डेवलप नहीं कर सकते। आप किसी किस्म का फिनोमिना इजाद नहीं कर सकते जो आपको बताएं कि आप किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पर अमनो अमान, अमनो अमान एक कॉन्सेप्ट है या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत एक कॉन्सेप्ट है। इससे आपकी क्या मुराद है? किसी के जहन में है कि क्या मुराद है इससे? जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से आप क्या समझते हैं? जी, आप कोई और? कत्लो गारतगरी और ब्लास्ट होना और खौफ की सजा और क्राइम भी। क्राइम का मतलब क्राइम नहीं होता, क्राइम का मतलब ये कॉन्सेप्ट है क्राइम। मुमकिन है किसी को गाली बक देना भी जुर्म हो, लेकिन क्या ये वायलेंट क्राइम है? क्या ये व्हाइट कॉलर क्राइम है या ये ब्लू कॉलर क्राइम है? क्या ये प्रॉपर्टी क्राइम है? क्या ये नॉन वायलेंट क्राइम है? आप किस क्राइम की बात कर रही हैं? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? क्या ये कोई और किस्म का क्राइम है? क्राइम की 10,000 किस्में। क्या ये डकैती है या क्या चोरी है? क्या मोबाइल स्नैचिंग है या बाइक छीनना है या गाड़ी छीनना है? क्या क्राइम से क्या मुराद है आपकी? किसे क्राइम कहती हैं आप? वायलेंस के अलावा भी क्राइम है। यानी आपको क्राइम के कॉन्सेप्ट को जब तक क्लियरली डिफाइन ना करते मैं मेजर ही नहीं कर सकता कि आप चाह क्या रही हैं। मुमकिन है सिर्फ मोबाइल फोन की डकैतियां चाह रहे हो जानना हो कराची में कितनी होती हैं और आपके ख्याल बम धमाके कितने हो, ये क्राइम है। इसलिए जब एक ऐसा लफ्ज जो कि बहुत आम है उसके बारे में हर फर्द की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, कोई जुर्म को मोबाइल फोन से जोड़ता है, कोई बम धमाके से जोड़ता है, जो कोई किसी और चीज से जोड़ता है। तो जुर्म जैसा आम लफ्ज जब एक तरीके से नहीं नप सकता, तो जब आप किसी सोशल प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं तो कैसे मुमकिन है कि आप उसको ऐसे ही नाप लें अमूमी अंदाज में? ऐसा मुमकिन नहीं है। और जो लोग इतने अमूमी होते हैं फिर वो गलतियां करते हैं, फिर वो रिसर्च नहीं कर पाते, बहुत ही जनरलाइज बात करते हैं। और रिसर्च जो है बहुत स्पेसिफिक पिन पॉइंट टारगेट तक लेके जाती है आपको। तो कोई भी लफ्ज आप इस्तेमाल करें, उस लफ्ज की जुजियात को जानना बहुत जरूरी है कि आपके जहन में उसका कॉन्सेप्ट क्या है। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी जिसके नतीजे में आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट की अहमियत क्या है तो कहानी, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करती है। एक बादशाह, जिस तरह बादशाह हम कहानियों में पढ़ते हैं, उसकी बेटी बहुत लाडली थी, जिसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हुआ करती थी। एक वक्त ऐसा आया कि उसकी बेटी ने कहा कि मुझे चांद चाहिए। बादशाह ने बहलाने की बहुत कोशिश की, बेटी नहीं मानी। बिल आखिर यह वक्त आया कि बेटी बीमार पड़ गई और तमाम जो उसके हकीम हजरात थे उन्होंने कहा कि इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो तो मर जाएगी। अब बादशाह सीरियसली परेशान हुआ, उसने शहर के तमाम इंटेलेक्ट्स को बुला लिया, तमाम रिसर्चर्स जमा हो गए और अब बहस शुरू हुई कि चांद लाना है शहजादी के लिए, क्या किया जाए। एक आदमी ने कहा कि सर जी चांद तो जो है वो गर्म पनीर का बना हुआ है और वो अगर आया तो पूरा महल ही हमारा डूब जाएगा, इतना बड़ा वजूद है। किसी ने कहा कि वो पिघलते हुए सोने का बना हुआ है
ये मैं आज से कई सौ साल पहले की, बल्कि कई हजार साल पहले की कहानियां सुना रहा हूं, जब साइंस ईजाद नहीं हुई थी इस तरीके से। किसी ने कहा कि पिघलते हुए सोने का बना हुआ है, अगर उसको लाए तो हम सब जल के मर जाएंगे। किसी ने कहा वो आग का गोला है, अगर आया तो शहजादी को भी जला के राख कर देगा, हमारी पूरी आबादी को भी जला के राख कर देगा। फिर किसी ने कहा अगर हम ले भी आए बादशाह सलामत आपके कहने पे, तो आसमान पे तो अंधेरा छा जाएगा, लोग तो मर जाएंगे अंधेरे के नतीजे में। फिर किसी ने कहा ऐसा करते हैं कि जी ले आते जाली बना के दे देते हैं, तो किसी ने कहा जाली बनाएंगे तो शहजादी अगले दिन देख लेगी दूसरा चांद निकला हुआ है, तो इसका मतलब उसको किसी ने धोखा दिया है। फिर किसी ने कहा अच्छा ऐसा है कि जाली चांद बनाते हैं और महल के चारों तरफ काले कपड़े बांध देते हैं ताकि शहजादी देख ही ना सके आसमान के ऊपर के क्या है। लोगों ने कहा अगर काले कपड़े बांधेंगे तो पूरा महल बीमार पड़ जाएगा जब हवा नहीं आएगी। तो ये बहस चल रही थी, तो उससे दरबार का मस्खरा गुजरा। उसने बोला कि ये मसला क्या है कि आप लोग आपस में इतनी बातें कर रहे हैं, किस चीज की वजह से इतनी परेशानी है। तो लोगों ने कहा तुम मस्करे हो, तुम्हारा काम मजाक करना है, अभी हम काम की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा मसला हमें दरपेश है। वो कहता है बता तो दो कि हुआ क्या। तंग आके एक आदमी कहता है भाई ऐसा ऐसा मसला, शहजादी ने चांद मांगा है और क्या कर सकते हैं। फिर एक सवाल और था कि शहजादी को चांद ला के देंगे तो रखे ही किस तरह, इतना बड़ा चांद है, मुमकिन ही नहीं रखना शहजादी के लिए। मस्करा से सारे सवाल सुन के टहलता वो आगे निकल जाता है। वो आगे जाता है तो देखता है बाग में शहजादी उदास बैठी हुई है, तो जाके बैठ जाता है। शहजादी कहती है मुझसे मजाक नहीं करो, जो मेरा मूड नहीं है। वो कहता नहीं मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। उसने अच्छा पूछो। बोले आपने कहा है कि आपको चांद चाहिए। उसने कहा हाँ। उसने बोला आपको पता है चांद किस चीज का बना हुआ है। उसने बोला हाँ। उसने किस चीज का बना हुआ है। उसने कहा सोने का बना हुआ है। और किस चीज का बना हुआ है। अच्छा जी सोने का बना तो आपको पता चांद कितना बड़ा है। उसने बोला हाँ मुझे पता है कितना बड़ा है चांद। उसने शहजादी से पूछा अच्छा चांद कितना बड़ा है। शहजादी ने कहा जब अपने नाखून को आंख के सामने रखता हूँ चांद छुप जाता है, इसका मतलब नाखून जितना बड़ा है। अच्छा जी अच्छा अगर चांद आपको ले दे ला दे तो आसमान पे तो अंधेरा छा जाएगा। उसने बोला तुम तो इंतहाई अहमक हो, मस्करे तो हो लेकिन इंतहाई अहमक हो। हम एक फूल तोड़ते हैं दूसरा निकल आता है, एक चांद तोड़ेंगे दूसरा चांद निकल आएगा। अच्छा चांद आपको ला के दे तो आप रखेंगे किस तरह। उसने बोला मैं चेन में रख के जमीन अपने गले में डाल लूंगी। मस्करा दोबारा बादशाह के पास चला जाता है। वो कहता है एक छोटा सा सोने का चांद बनाइए, चेन में डाल के शहजादी को दे दीजिए, मसला हल हो जाएगा। परसेप्शन क्या है, अगर आप प्रिसीव नहीं कर सकते तो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप प्रिसीव कर सकते हैं तो चांद को किसी के गले में डाल सकते हैं। अगर आपने अपने प्रॉब्लम को सही प्रिसीव कर लिया उसे आप मेजर कर लेंगे, उसे टेंजिबल बना लेंगे और आप चांद जैसी चीज किसी के गले में लाके लटका सकते हैं। यह सलाहियत है रिसर्चर अगर अपनी परसेप्शन को ठीक कर ले, अपने कॉन्सेप्ट के कंस्ट्रक्ट को अगर वो जान जाए और सही तरीके से अपने मौकफ को समझ जाए तो उसके नतीजे में क्या कर सकता है, चांद भी जमीन पे लाके दे सकता है। ये तो कॉन्सेप्ट की बात है। एक बात और याद रखिएगा, रिसर्च के अंदर जब हम जाते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर तो अगली चीज आती है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल किसे कहते हैं। आप लोग ज्यादातर तो मेरे ख्याल में एमफिल के स्टूडेंट हैं नहीं है, तो वेरिएबल तो पता होगा, बॉटम लाइन है कि वेरिएबल किसे कहते हैं। एक तो रिसर्च क्वेश्चन होता है वेरिएबल किसे कहते हैं, आपको तो पता है ना। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। जी मफरूजे में क्या होता है, आइडिया कॉन्सेप्ट होता है किसी चीज का, उसको मफरूजा पहले बताते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम पूरी रिसर्च करते हैं। मफरूजे की कितनी टांगें होती हैं, मफरूजे की कम से कम दो टांगें होती हैं और दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। उन टांगों को क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, आई हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट बिटवीन टू वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज व्हाट दैट कैन वेरी, जो चीज वेरी कर सकती है। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगे मुझे सर्दियों और क्लास की हाजिरी के दरमियान ताल्लुक मालूम करना है। एक मेरा वेरिएबल सर्दी है और दूसरा मेरा वेरिएबल क्या है, अटेंडेंस। मौसम के लिहाज से क्लास की हाजिरी, मौसम अगर कॉन्सेप्ट है तो मुझे बताना पड़ेगा इसकी तकसीम क्या है। मौसम से मुराद क्या ले रही हैं आप, बारिश, सर्दी, गर्मी, छुट्टियों का मौसम, शादियों का मौसम, क्या कहना चाह रहे हैं आप जब तक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर न कर ले मेजर नहीं कर सकते। हाइपोथेसिस किसी भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के ताल्लुक को बयान करता है। हाइपोथेसिस क्या है, किसी भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को जो ताल्लुक को टेंटेटिवली बयान करे कि लोग चिकन खाने के नतीजे में तवानाई से या ग़िज़ाइयत से महरूम हो रहे हैं। अब एक वेरिएबल चिकन का गोश्त आ गया, दूसरा वेरिएबल उसकी एनर्जी लेवल या कैलोरीज जो उसके अंदर मौजूद है। आप कोई भी मसला उठा लीजिए, दो या दो से वेरिएबल के दरमियान मुतवक्किल ताल्लुक को जानने को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। यहां कोई चीज पूछनी है।
वेरिएबल किसे कहते हैं? अ सिचुएशन जिसे कहें कि एट्रीब्यूट्स मिलके वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल एक ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं जो वेरी कर सकता है। मिसाल के तौर पे जब मैंने बात की कॉन्सेप्ट, तो ये बात याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट एक बिगर फिनोमिना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि चाइनीज खाना है। चाइनीज जो है वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं कहूं कि मुझे इसके अंदर मंचूरियन खाना है। अब वो चिकन है या बीफ है, मैं नाम बता दूं कि मुझे चिकन मंचूरियन खाना है। अब ये एग्जैक्टली मैं अपने वेरिएबल पर पहुंच गया कि चिकन मंचूरियन कैसा है। हम लोग बहुत बात कहते हैं ना, किसी होटल का खाना बहुत खराब है, किसी होटल का खाना बहुत अच्छा है। होटल के ना खाने खराब होते हैं ना खाने अच्छे होते हैं। आपने जो खाना खाया होता है वो अच्छा होता है या वो खाना खराब होता है। एग्जैक्ट पिन पॉइंट आपको क्या चीज अच्छी लगी आपको ये बताना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट खाना है, बिरयानी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं बिरयानी को मसालों के लिहाज से ले आऊं तो बिरयानी कॉन्सेप्ट बन जाती है, लेकिन होटल में बैठ के जब मैं खाने की बात करता हूं तो बिरयानी कंस्ट्रक्ट बन जाती है। जो मेन्यू कार्ड कंस्ट्रक्ट होता है वो किन आइटम से होता है? खानों के नाम। लेकिन अगर मुझे खानों के नाम को कॉन्सेप्ट बनाना है तो मुझे उनके अज्जा पे चला जाना पड़ेगा। ये नेचर ऑफ सिचुएशन बता रही होती है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम बता रहा होता है कि अभी कॉन्सेप्ट कौन सा है और कंस्ट्रक्ट कौन सा है, अभी कॉन्सेप्ट क्या है और अभी कंस्ट्रक्ट क्या है। एक और बात याद रखें कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं दे देमसेल्फ आर कॉन्सेप्ट्स। हर वेरिएबल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हर कॉन्सेप्ट वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल सिर्फ उसको कहते हैं जिसको हाइपोथेसिस के जिस्म में लगा के चेक करने का अमल शुरू कर दें। जब तक उसको हाइपोथेसिस में नहीं डालेंगे आप, तब तक वो कॉन्सेप्ट ही रहेगा। जिस लम्हे उसको आपने हाइपोथेसिस के घोड़े पे सवार कर दिया, उस लम्हे वो वेरिएबल हो गया। कॉन्सेप्ट, वेरिएबल, हाइपोथेसिस। कॉन्सेप्ट आपका वेरिएबल डिफाइन करता है और वेरिएबल जब हाइपोथेसिस के अंदर जाता है तो वो अपनी रिलेशनशिप बयान करता है। जब दो वेरिएबल किसी हाइपोथेसिस में आ गए तो हम उन्हें क्यों लेके आए? मकसद क्या है? दो वेरिएबल्स को किसी हाइपोथेसिस में लाके जोड़ने का मकसद क्या है? रिसर्च का पर्पस यहां से शुरू होता है कि पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है। यह पर्पस ऑफ रिसर्च है जो किसी वेरिएबल को किसी हाइपोथेसिस में लेके आती है, और जब तक पर्पस ऑफ रिसर्च क्लियर ना हो तब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे को आप बंदूक दे दें असली, तो शायद अपने अम्मा अब्बा को पहले मार देगा वो। जब तक पर्पस डिफाइंड ना हो तब तक चीज हवाले नहीं कर सकते आप। चीज पर्पस हवाले होने के बाद, पर्पस डिफाइन होने के बाद किसी के हवाले की जाती है। कॉन्सेप्ट से हम वेरिएबल पे आ गए, वेरिएबल को हमने हाइपोथेसिस में डाला, लेकिन अब मालूम क्या करना चाह रहे हैं? यहां आके हमारे सामने आता है रिसर्च के पर्पस क्या है। किसी को पता है पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है? बाद लोग इसको टाइप्स भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये पर्पस ऑफ रिसर्च है। रिसर्च के मकासद क्या है? मतलब ये पर्पस ऑफ रिसर्च का ये रिसर्च से आप जो कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे भी कर रहे हैं, उसका क्या आउटपुट लेना चाह रहे हैं? जी ठीक है, मकसद क्या है रिसर्च का? आप कभी भी कोई रिसर्च क्यों करते हैं? पीएचडी करने के लिए नहीं, उसके नतीजे में पीएचडी की डिग्री अवार्ड होती है। रिसर्च का मकसद क्या होता है? सॉल्विंग प्रॉब्लम। एक हो सकता है, इसको क्या कहते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च होती है? उसका नाम क्या है? इन्वेंट न्यू थिंग। ये तो रिसर्च का पूरा मकसद है। लेकिन अब हम जाते हैं पर्पस ऑफ रिसर्च के ऊपर कि पर्पस ऑफ रिसर्च में एक चीज उन्होंने बताई कि सॉल्व किसी प्रॉब्लम को करना है। इसको एप्लीकेशन कहते हैं, एप्लीकेशन मोड कहते हैं। अच्छा, दो चीजें और ध्यान में रखें कि एक होती है प्योर रिसर्च, एक होती है अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च क्या होती है? जो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज होती है, वो प्योर रिसर्च होती है। मिसाल के तौर पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे डीएनए जो है उसकी तश्कील कैसे होती है। डीएनए की तश्कील कैसे होती है, ये पर्पस जो रिसर्च का है प्योर एकेडमिक पर्पस है। हम ये तय करेंगे कि निज़ाम शमसी में कितने सैयारे मौजूद हैं, इनके दरमियान ताकत कितनी है, किस तरह मूव करते हैं, इनका टाइम कितना है, इनका स्पैन क्या है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स कितनी है जो एक दूसरे को रिबेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो मालूम करते हैं, ये सारी की सारी प्योर एकेडमिक रिसर्च होती हैं।
दूसरी तरफ सोशल साइंस के अंदर बिलअमूम और मेडिकल साइंस के अंदर बिलखसूस हम एप्लीकेशन रिसर्च कर रहे होते हैं, अप्लाइड रिसर्च। हम किसी मसले को हल करने के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं। तो प्योर और अप्लाइड, बाज दफा प्योर रिसर्च अप्लाई हो जाती है, लेकिन ये पर्पस आपके जहन में पहले क्लियर हो कि आपने बैठ के लेबोरेटरी के लिए सिर्फ काम करना है, या माशरे के लिए काम करना है, या किसी बीमारी को एलिमिनेट करने के लिए काम करना है, या किसी थ्योरी को चेक करने के लिए काम करना है। इसको इवैल्यूएशन रिसर्च भी कहते हैं कि जब हम मौजूद। अच्छा, इसमें एक और चीज समझिएगा, मैं अगर किसी जगह खाने जाऊं तो मुझे देखना पड़ेगा मैं किस इलाके में हूं, मुझे उसी इलाके से चीजें मिलेंगी। मैं अगर किसी कच्ची आबादी के होटल पे जाऊं कि मुझे बकरा रोस्ट ला दो, तो नहीं मिलेगा, खाने की चीजें नहीं मिलेगा। लेकिन वहां जो चीजें मिलती है सब्जी के नाम पर, मैं किसी बड़ी जगह पे होटल पे जाके बोलूं तो शायद किसी ने ट्रेंड में तो पका ली हो, अदरवाइज रूटीन में वो चीज उस तरह नहीं मिलेगी। मैं पीसी में जाके बोलूं अंडा टमाटर ले आओ, तो मेरी तरफ गैर से देखेगा, बोलेगा बाहर जाके खा लो। इसलिए कि हर एक ने अपना एक एरिया बनाया होता है, इस एरिया के लिहाज से वो काम कर रहा होता है। आप मुख्तलिफ राइटर्स की किताबों में इस बात में इख्तलाफ देखेंगे कि हर फर्द ने रिसर्च को बाज डिफरेंट अंदाज में बयान किया है। किसी ने एक पर्पस का नाम कुछ और रखा है, किसी ने एक पर्पस का नाम कुछ और रखा हुआ है। एक घर में बड़े बेटे का नाम असलम और एक घर में अब्दुल्ला है, लेकिन दोनों जगह बड़े बेटे यही हैं, नाम आप कुछ भी रख लें। बेसिकली जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम रहते हैं, लोगों ने उनके नाम चेंज किए हुए हैं। बाज डिफरेंट अंदाज में बयान करते हैं, बाज डिफरेंट अंदाज में बयान करते हैं। अच्छा, रिसर्च जो है वो साइंस तो उस तरह की नहीं है ना कि मेडिकल साइंस है कि यही नोमेनक्लेचर है, यही फॉर्मूला है, सब कुछ इस तरह है। रिसर्च है सोशल साइंस है, जिसके अंदर 2 और 2 4 नहीं होता। बाद दफा 2 और 2 22 और बाद दफा 2 और 2 5 हो जाता है। ये मैथमेटिक्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है ये। तो रिसर्च के अंदर बहुत अहम ये है कि हर मुसन्निफ ने, हर राइटर ने, किसी ने इसको टाइप्स ऑफ रिसर्च कहा है, जो मैं कह रहा हूं अभी आपसे, पर्पस ऑफ रिसर्च। किसी ने इसको पर्पस ऑफ रिसर्च कहा है, लेकिन अभी इसको हम एज अ पर्पस हेड पे लेते हैं कि रिसर्च के पर्पस क्या होते हैं। पहला पर्पस जो हम रिसर्च के लिए लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव हम कब इस्तेमाल करते हैं? इसको बयान करना। जी, ये डिस्क्रिप्शन का मतलब यही है। अच्छा, रिसर्च के हवाले से एक चीज और ध्यान में रखिए कि अगर किसी का पुलिस से वास्ता पड़ा हो या कभी थाने गए हो, तो थानों में एक जगह होती है कोत कहते हैं, कोत, काफ वाव ते, कोत। ये जगह वो होती है जहां थाने के तमाम वेपनरी रखी होती है, तमाम वेपनरी रखी होती है। नेचर ऑफ कॉम्बैट, नेचर ऑफ प्रॉब्लम बताता है कि आपने कौन सा असला इस्तेमाल करना। जैसी मसला मेरे सामने आएगा, मैं देखूंगा कि दुश्मन है जो मेरे से बॉर्डर के बाहर खड़ा हुआ है, तो मैं टीटी पिस्तौल से फायर नहीं करूंगा। और मुझे अपने दुश्मन को शहर के अंदर मारना, तो मैं तोप नहीं चलाऊंगा। दोनों असले हैं, दोनों फैटल हैं, दोनों मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं दुश्मन देखता हूं, मैं चिड़िया मारने के लिए गुलैल तो चला सकता हूं, लेकिन क्लैशनकोफ इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, क्लैशनकोफ भी वेपन है, गुलैल भी वेपन है, जो आपकी लॉन्ग रेंज राइफल्स है G3 वो भी वेपन्स है, अगर आरपीजी की बात करूं वो भी वेपन्स है, टीटी भी वेपन है, आप अगर रिपीटर की बात करेंगे वो भी वेपन है। लेकिन नेचर ऑफ प्रॉब्लम बताता है कि मुझे कोत से कौन सा असला लेना है। अगर मुझे किसी घर में जाना है और मुझे किसी किस्म की कार्रवाई करनी है, आप देखेंगे जो एयरपोर्ट पे शार्प शूटर्स तैनात हुए हैं, उनका क्लैशनकोफ नहीं है। उनका मकसद यह है कि शार्प शूटिंग कर सकें, तो स्नैपर इस्तेमाल करते हैं, या स्नैपर की कैटेगरी की गन इस्तेमाल करते हैं जो सिंगल शॉट में निशाना ले सके। क्लैशनकोफ इस सलाहियत से आ रही है। तो अब मसला सर है कि जो मेरी नेचर ऑफ ड्यूटी है, वो नेचर ऑफ ड्यूटी बताती है कि मुझे करना क्या है, कौन सा असला इस्तेमाल करना है। सारे असले हैं, लेकिन एक आदमी देखेंगे आप गाड़ी के ऊपर खड़ा होता है, इतनी बड़ी बड़ी तो गोलियां होती हैं उसकी, उसने गन रखी होती है, LMG कहते हैं आप उसे। अब वो LMG है, वो खास सिचुएशन में इस्तेमाल होगी, वो किसी चोर को मारने के लिए LMG इस्तेमाल नहीं करेगा, वो किसी सामने की व्हीकल को तबाह करने के लिए, किसी मोर्चे को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होती है। हैं तो सारे वेपनरीज। आपने कराची में कभी किसी रेंजर्स की गाड़ी पे तोप देखी है? नहीं। क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कराची में तो ऑपरेशन कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम किसी शहर का हो सकता है, वहां तोप इस्तेमाल नहीं हो सकती, वहां आरपीजी इस्तेमाल नहीं हो सकते, कंधे पे रख के जो ग्रेनेड फायर करते हैं,
ये शहर में इस्तेमाल नहीं हो सकते, जबकि वो असलें वाना में इस्तेमाल करते हैं, वाना में तोप भी इस्तेमाल करते हैं, वाना में जहाज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कराची ऑपरेशन में जहाज इस्तेमाल नहीं करते, कराची ऑपरेशन में तोप इस्तेमाल नहीं करते, कराची ऑपरेशन में रॉकेट लॉन्चर जिसे आरपीजी कहते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। नेचर ऑफ प्रॉब्लम बताता है कि कौन सा असला इस्तेमाल करना है। हमारा मसला क्या है, हम रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं? हम किसी फिनोमिना के बारे में जो मालूम नहीं था जानना चाह रहे हैं, लोगों को नहीं पता उसके बारे में। आपके लिए मजबूरी है कि आप डिस्क्रिप्टिव मोड इस्तेमाल करेंगे। आप किसी चीज की तफसीलात बताना चाह रहे हैं, किसी चीज के इफ एंड बट्स पे जाना चाह रहे हैं, आप उसकी वजूहात बयान करना चाह रहे हैं, इसके लिए आप जो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ एक और चीज है, अब तो खैर तब्दील भी हो गई। एक जमाना था कि बाद लोग कहते थे कि डिस्क्रिप्टिव सिर्फ क्वालिटेटिव मोड में इस्तेमाल होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब क्वांटिटेटिव में भी इस्तेमाल होती है। जितनी इकोनॉमिक्स रिलेटेड रिसर्च होती हैं उसमें क्वांटिटेटिव डाटा को डिस्क्रिप्टिव उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप ये बताएं कि पाकिस्तान की 20 साल बाद माशी सूरत हाल क्या होगी, ये डिस्क्रिप्टिव है। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की क्या सूरत हाल होगी 10 साल बाद, पाकिस्तान की माशी पॉलिसी का पाकिस्तान पे क्या असर पड़ रहा है पिछले 5 साल में, ये सारे के सारी चीजें डाटा इस्तेमाल करेंगी। जब वो डाटा और न्यूमेरिक्स को इस्तेमाल करेंगी तो क्वांटिटेटिव हो जाएंगी। लेकिन एक जमाने में रिसर्चर्स ये कहते थे कि डिस्क्रिप्टिव जो है इसलिए कि किसी ऐसे फिनोमिना के बारे में इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में आप पहले से नहीं जानते और इसलिए आपको वेरिएबल्स आइडेंटिफाइड नहीं होते, इसलिए ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। मैंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का फर्क बताया आप लोगों को? नहीं बताया। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का फर्क क्या होता है? मिसाल के तौर पे आप कहें कि ये बुरा आदमी है, इंतहाई 2 नंबर है, इस पे एतमाद नहीं कर सकते, जिसको चाहे धोखा दे दे, जिसको चाहे गाली बक दे, जिससे चाहे लड़ ले, ये इंतहाई बुरा आदमी है। ये किसी आदमी को आपने बुरा बयान कर दिया। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि इंतहाई बुरा आदमी है, इस पे 15 एफआईआर है तो इस थाने में कटी हुई है, 4 कत्ल कर चुका है, 6 डकैतियां कर चुका है, 2 रेप के केसेस हैं इसके ऊपर, 4 मकानों पर इसने कब्जा किया हुआ है, ये भी बुरा ही आदमी है। लेकिन पहली सिचुएशन में आई वॉज डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट वॉज डिस्क्रिप्टिव मोड ऑफ डिफाइनिंग अ बैड पर्सन। दूसरे हिस्से में मैंने उसको अदाद शुमार से गलत साबित किया तो खुद बखुद क्वांटिटेटिव हो गया मैं। जब मैं अपने किसी मसले को या किसी खुसूसियत को तफसीली अंदाज में बयान करता हूं डिस्क्रिप्टिव मोड में, अदाद शुमार में नहीं, वो क्वालिटेटिव मोड ऑफ डिफाइनिंग समथिंग है। फिनोमिना, प्रॉब्लम्स, उनके हल। मिसाल के तौर पर, अच्छा इसके मेरी बात मिसालें क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पढ़ाता हूं तो उसके लिहाज से आती हैं। बाज रिसर्च नेचर ऐसी होती है कि आप क्वालिटेटिव इस्तेमाल ही नहीं कर सकते और बाज रिसर्च नेचर ऐसी होती है कि आप क्वांटिटेटिव इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप में से कभी किसी ने कॉपियां चेक की हैं? की हैं? जरा कभी क्वालिटेटिव मोड पे कॉपियां चेक करके दिखाएं मुझे आप। बहुत अच्छा पेपर किया है, बहुत ही आला जवाब दिया है, बहुत बेहतरीन, तो फर्स्ट कौन आएगा? आपको अपने इन तमाम उनको क्वांटिटेटिव उसमें लाना पड़ेगा। बहुत आला किया तो 10 में से 8 नंबर है, बेहतरीन किया तो 10 में से 9.5 नंबर है, तो क्लियर हो जाते हैं। तो अब जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम है वो बता रहा है कि मैं क्वालिटेटिव मोड में किसी का पेपर चेक नहीं कर सकता, मुझे क्वांटिटेटिव आना पड़ेगा। जबकि 9.5 नंबर और बेहतरीन तो एक ही लफ्ज है, ऐसे ही है। लेकिन क्या मैं किसी को मैट्रिक के इम्तिहान में कह सकता हूं कि जाके पढ़ लीजिए 2 पेज का सफा है आपके लिए जिसने बयान किया कि आप कैसा पढ़ते हैं? वो बोलेगा मुझे 1 पेज की मार्कशीट दे दो जो मुझे बता दे कि मैं कैसा पढ़ता हूं। तो पूरा जो आपका एग्जामिनेशन का निजाम है छोटी क्लासों से हट के जहां हम डिस्क्रिप्टिव मोड पे चले गए हैं इसलिए कि वहां अफोर्डेबल है, वहां अफोर्डेबल है, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है कि जिसके नतीजे में किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला होना हो, कहीं जीपीए काउंट होनी हो, कहीं कोई और निजाम हो। बकिया दुनिया में कहीं भी इंसान के तालीमी मेयार को जांचा गया है तो उसके लिए कोई ना कोई न्यूमेरिक और कोई ना कोई क्वांटिटेटिव मोड इस्तेमाल किया गया है। हत्ता कि आपकी अकल जो किसी को नजर नहीं आती लेकिन साइंस को नजर आती है, वो आईक्यू टेस्ट के जरिए मालूम होती है और न्यूमेरिक्स होते हैं। और आप सोच रहे हैं कि न्यूमेरिक्स, जबान की सलाहियत वो न्यूमेरिक्स में ले आते हैं। वो बताते हैं कि आपकी लैंग्वेज जो है स्पीकिंग पावर 7 है, लिसनिंग जो 6 है, राइटिंग जो है वो 8 है। ये क्या बताती है? अदाद शुमार है। ये मेरी जबान बोलने की सलाहियत के बारे में बयान कर रहे हैं, इसलिए कि जरूरत इसी तरह की है। जो एम्बेसी है वहां का अफसर किसी के बारे में 4 पेज का नोट नहीं पढ़ सकता कि इसकी इंग्लिश में महारत कैसी है। अब वो क्या करेगा? उसको 1 पेज पे मालूम करना है कि ये बंदा किस तरह की इंग्लिश बोल सकता है। उन्होंने एक तरीकेकार इजाद किया जो कि क्वांटिटेटिव है।
सिंपल आपकी तमाम सलाहियतों को नंबरों में लेके आ जाता है। जब वो नंबरों में लेके आ जाता है तो खुद ब खुद क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हो जाता है। तो जरूरत बताती है कि क्वालिटेटिव इस्तेमाल करना है या क्वांटिटेटिव इस्तेमाल करना है। और 1980 के बाद जो नया तरीका इजाद हुआ, मिक्स मेथड अप्रोच, 1950 या 1980, मुझे टाइम सही याद नहीं रहता, मेरे ख्याल 1950 के आसपास जो नया मेथड अप्रोच। उससे पहले जो क्वालिटेटिव थे वो क्वांटिटेटिव को काफिर समझते थे, जो क्वांटिटेटिव वाले थे क्वालिटेटिव वालों को गुमराह समझते थे कि इससे कैसे हो सकता है। तो ये 1950-60 के बाद जो मिक्स मेथड अप्रोच आई है, जिसने आपसे कहा कि आप अपने किसी काम को पार्शियल क्वालिटेटिव कर सकते हैं और पार्शियल क्वांटिटेटिव कर सकते हैं। इसलिए आपने अपने देखा होगा कि रिपोर्ट्स कार्ड में नंबर देने के बाद आखिर में कमेंट का खाना आ जाता है, फीडबैक कह लें आप उसको, कि वो उन एरियाज के बारे में बयान कर देता है, वो मैनर्स के बारे में बयान कर देता है, उसकी पंक्चुअलिटी के बारे में बयान कर देता है, जो नंबर बताने में नाकाम हो जाते हैं। तो ये मिक्स मेथड अप्रोच रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं आप लोग। एक जमाने में सिर्फ क्वांटिटेटिव बनती थी, बच्चा इंतहाई बदतमीज हो लेकिन 90% है तो फर्स्ट आएगा वो, और घर वालों को पता नहीं चलेगा कि स्कूल में बदतमीजी करता है वो। पीटीएम में इस तरह नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब आपने अपने लिए डिसिप्लिन बना लिए हैं कि किसी भी सिचुएशन को क्लियरली विजन करने के लिए, व्यू करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए अब आप मिक्स मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। मिक्स मेथडोलॉजी के अंदर अच्छा, जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव के साथ क्या जुड़ा हुआ है? रिसर्च क्वेश्चन। जब क्वालिटेटिव मोड ऑफ स्टडी शुरू होगी तो पहली चीज होगी रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप रिसर्च क्वेश्चन डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए क्वालिटेटिव मोड ऑफ स्टडी ये कहती है कि क्वांटिटेटिव ये कहता है कि हाइपोथेसिस बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिसर्च। क्वालिटेटिव वाले ये कहते हैं कि विद इन द पैसेज ऑफ रिसर्च अपने क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव ये नहीं कहता। क्वालिटेटिव ये कहता है कि जिस तरह आप एक्सप्लोर करते जाते हैं मुमकिन आपका रिसर्च क्वेश्चन तब्दील हो जाए। इसलिए डाटा कलेक्शन के प्रोसेस के दरमियान रिसर्च क्वेश्चन रिफाइन हो सकता है क्वालिटेटिव मोड ऑफ स्टडी के अंदर, लेकिन क्वांटिटेटिव में नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि मैंने जो सोचा था उसी के मुताबिक वेरिएबल बनाए थे और अब मैं वेरिएबल्स को नंबर में नाप रहा हूं। जब मैं नंबर में नाप रहा हूं और वेरिएबल्स को एग्जैक्ट नाप रहा हूं तो मैं कैसे उसके अंदर तब्दीली कर सकता हूं? डिस्क्रिप्टिव में तो पूरी बात बयान कर दूंगा मैं, मिसाल के तौर पे कहूंगा कि ठीक है बहुत अच्छे आदमी थे लेकिन बहरहाल वो नमाज नहीं पढ़ते थे। लेकिन अगर मैंने अच्छे की जो डेफिनेशन बनाई थी उसमें मैंने ज़कात, सदकात और ईद की नमाज को रखा हुआ था, और अगर मैं क्वांटिटेटिव जानना चाह रहा था, या मिसाल के तौर पे दूसरे अंदाज में चेंज कर लेता हूं मैं इसको बात को, कि अगर मैं किसी फर्द की अच्छाई के बारे में जानना चाह रहा हूं, मैंने उसका क्वांटिटेटिव पैमाना बनाया कि वो नमाजें कितनी पढ़ता है, महीने में चैरिटी कितनी करता है, ज़कात देता है कि नहीं देता है, हज किया है कि नहीं किया है, उम्रा किया है कि नहीं किया है। ये मैंने पैमाना बना लिया, मैं घर में पहुंच गया। मैं क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव रिसर्चर हूं। अब उन्होंने 5 नमाजें पढ़ी हुई हैं, हज भी किया हुआ है, साल में 2 उम्रे कर चुके हैं, मेरे डाटा के मुताबिक वो इंतहाई नेक आदमी है। पीछे से बेशक वो बेगम को मार के आ रहे हो, पीछे बेशक वो बेगम की पिटाई करके आ रहे हो, लेकिन मेरे डाटा के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस है ही नहीं। तो अब मेरे डाटा मुझे क्या बताएगा कि बहुत नेक आदमी है। बेशक मेरे सामने उन्होंने 4 वाल पड़ोसियों को गाली बकी हो, किसी का सर फाड़ा हो, लेकिन जो मैंने वेरिएबल्स बनाए थे अच्छाई के अपने कॉन्सेप्ट के लिहाज से, मैं भूल गया था उसमें कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात शामिल करने हैं कि नहीं करने हैं, बेगम के साथ ताल्लुकात शामिल करने हैं कि नहीं करने हैं, ज़राए आमदनी शामिल करना है कि नहीं करना है। अब मैं दोबारा नहीं जा सकता पीछे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में या क्वालिटेटिव मोड में मैं किसी के घर गया, मैंने सारी चीजें लिखी, मेरे सामने मसला नहीं आया कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी कोई इशू है, लेकिन एक घर गया तो बेगम ने शिकायत की तुम्हारे बहुत तशद्दुद करते हैं। अब मैंने कहा अच्छा मुझे अपने रिसर्च क्वेश्चन को दोबारा विजिट करना चाहिए, ये घर का मसला भी आ रहा है, तो घर के मसले को अपने सवाल के अंदर इनकलकेट कर सकता हूं, नहीं तो कम से कम रिजल्ट में तो लेके आ सकता हूं। इसलिए कि मेरे इख्तियार में है कि मैं किस तरीके से अपने रिजल्ट को एक्सप्लेन करूं, मैं किस तरीके से अपने क्वेश्चनर को इंटरप्रेट करूं, मैं किस तरीके से कंक्लूजन निकालूं, मैं किस तरीके से रिकमेंडेशन और फाइंडिंग्स पेश करूं। क्वांटिटेटिव में मेरे पास इजाजत नहीं होती, इसलिए कि मैं बहुत स्पेसिफिक हो चुका होता हूं, मैंने पहले ही अपने वेरिएबल्स सॉर्ट आउट कर लिए होते हैं। तो क्वालिटेटिव मोड क्या है? जिसमें हम डिस्क्रिप्टिवली चलते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास की हाजिरी अच्छी है, मौसम अच्छा है, ये क्वालिटेटिव मोड है। मैं कहूंगा टेम्परेचर आज 15 है, इसका मतलब है कि मौसम अच्छा है। मैं कहूंगी सारी कुर्सियां भरी हुई हैं, 50 कुर्सियां लगाई थी, 50 पे 50 लोग बैठे हुए थे, तो हाजिरी अच्छी है। लेकिन अच्छी क्या होती है और मौसम अच्छा क्या होता है? मुमकिन है किसी को बारिश अच्छी लगती हो और मुमकिन है किसी को बारिश अच्छी ना लगती हो। तो मुझे अपने अच्छे के कॉन्सेप्ट के
टेंजिबिलिटी देनी पड़ेगी, मेजरमेंट का बताना पड़ेगा कि मैं अच्छा किसे कहता हूं, मैं अच्छा मौसम किसे कहता हूं, मैं अच्छी हाजिरी किसे कहता हूं, मैं अच्छी आमदनी किसे कहता हूं, मैं जुल्म किसे कहता हूं, मैं नाइंसाफी किसे कहता हूं, मैं बदअमनी किसे कहता हूं, मैं अमन अमान किसे कहता हूं। ये जनरल बातें नहीं चलेंगी रिसर्च के अंदर, आपको बहुत स्पेसिफिक और फोकस होकर अपनी बात करनी पड़ेगी। जब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मोड मेरे सामने आ गए अपने काम को करने के लिए, बाज लोगों ने इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लॉजिक कहा है, बाज ने इसको रिसर्च की टाइप कहा है, बाज ने इसको टाइपोलॉजी ऑफ रिसर्च में कहा है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और बाज ने इसको रिसर्च लॉजिक बयान किया है। कुछ लोग कहते हैं ये तो लॉजिक है कि आप क्वालिटेटिव चलें। अच्छा, एक और चीज समझे कि रिसर्च के अंदर एक और लॉजिक इस्तेमाल होती है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। पता है क्या होती है? मिसालें के जरिए समझाया जाता है, बात की जाती है। जी, इनमें इस तरह के एक इस तरह के अकाई इस तरह को उर्दू में इसको कहते हैं, पहले हम वर्किंग करते हैं फिर जाकर मंजिल और नतीजे पे पहुंचते, और दूसरे तरीके में नतीजा मालूम होता है फिर उसकी हम डिसीजन करते हैं। जी, डिडक्टिव और इंडक्टिव। जब हमारे पास कोई नॉलेज मौजूद हो, जब कोई नॉलेज मौजूद हो और उसकी बुनियाद पर कोई मजीद तहकीकात की जा रही हो, हम डिड्यूस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कशिश शकल जब इजाद हुई, दैट वाज इंडक्टिव नॉलेज। एक नई चीज नॉलेज के पूल में शामिल हो गई जो उससे पहले मौजूद नहीं थी। इंडक्टिव उसे कहते हैं जो इंड्यूस हो, नई आ जाए, उससे पहले उसकी कोई मिसाल मौजूद ना हो, इसलिए इनोवेशंस ज्यादातर जो हैं वो इंडक्टिव उसमें चली जाती हैं। डिडक्टिव ये कि जब मैंने कशिश शकल इजाद देख ली, मालूम कर ली, अब मैंने रॉकेट बना लिया, ये है डिडक्टिव। मैंने डिड्यूस किया कशिश शकल से कि किस तरीके से जमीन के मदार को तोड़ना है। अब मैंने कशिश शकल दरियाफ्त नहीं की, इस दरियाफ्त शुदा चीज से अपना मतलब तैयार कर लिया। जब भी आप किसी चीज को इन्वेंट करेंगे, दैट इज इंडक्शन। जब इनोवेट करेंगे, दैट इज डिडक्शन। आज जब आप एयरबस में बैठते हैं या स्टेलेथ में बैठते हैं, तो राइट बरादरान का वो जहाज जिस पे आज आप मर भी जाएं तो नहीं बैठेंगे, दैट वाज द इंडक्टिव नॉलेज ऑफ दैट एरोप्लेन, एंड नाउ द एयरबस भी जो है वो आपकी सारी की सारी डिडक्टिव फिलॉसफी में इस्तेमाल होगी। चाहे फाइटर तैयारे हो, चाहे मुसाफिर तैयारे हो, दे ऑल आर डिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट फर्स्ट प्लेन, बट द फर्स्ट प्लेस वाज एन इंडक्शन इन द पूल ऑफ नॉलेज। जब कोई चीज इंडक्ट हो रही है, नहीं है, उससे पहले मौजूद नहीं थी, तो उससे हम इंडक्टिव कहते हैं। और जब कोई चीज मौजूद हो और उसकी बुनियाद पर कोई चीज तैयार करने जा रहे हो, उसको दोबारा चेक करने जा रहे हो, ये डिडक्शन कहलाती है। तो जो अच्छा, ये चीजें क्यों जानना जरूरी है? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हर चीज की एक जबान होती है, उस जबान को समझना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं, बाज दफा होता है कि जो हमारा इंटरव्यू ले रहा होता है ना, तो हमारे एकेडमिक उसमें डिसिप्लिन में काम ही नहीं किया होता, लेकिन किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन में काम किया उसने, किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन में, उसको यह पता होता है कि रिसर्च क्या होती है। यानी आप कोई भी गाड़ी का मॉडल हो, एक आम आदमी पूछता है उसका एवरेज कितना है, इसलिए कि एवरेज एक ऐसा फिनोमिना है जो किसी की भी गाड़ी को जांचने के लिए बहुत जरूरी है। मैं सीटों की थिकनेस, सिटिंग कैपेसिटी, लेग कैपेसिटी, उसकी लग्जरीज पे शायद हर एक फर्द की राय मुख्तलिफ हो, लेकिन एवरेज एक ऐसा फिनोमिना है जो जनरलाइज चेक करता है कि गाड़ी का फ्यूल कंजम्पशन कैसा है। इसको लोगों ने अपने ध्यान में एक म्यार बनाया हुआ है। तो आपने कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो बनाया हुआ होता है, जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप चल रहे होते हैं। क्या बात कर रहा था मैं? इसके बाद जी गौर से सुने, जो रिसर्च की टर्मिनोलॉजीज हैं ये बहुत अहम है। हर चीज की अपनी जबान होती है। मदरसे में चले जाएंगे अलग जबान है, स्कूल में चले जाएंगे अलहदा जबान है, मस्जिद में चले जाएंगे अलहदा जबान है, यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे अलहदा जबान है। एक एक चीज के कई कई मकसद हैं, एक ही चीज डिफरेंट अंदाज में इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये जो मैं लफ्ज बता रहा हूं इंडक्टिव डिडक्टिव, ये रिसर्च लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। ये फिलॉसफीज भी कहीं कहीं जाती है और कहीं इसको भी लॉजिक कहते हैं लोग। कि दर हकीकत आप कर क्या रहे हैं? न्यूटन ने जो सेब को गिरते हुए देखा, अच्छा जब डिडक्टिव मोड में आप चलते हैं, एक चीज और याद रखिए, कि बिलमूम हम जब रिसर्च करते हैं तो हमारे पास एक पैटर्न होता है, थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी के बाद हम डाटा कलेक्शन करते हैं, या ऑब्जर्वेशन कह लें आप उसे। उसके बाद एनालिसिस करते हैं,
ठीक है, जिसके बाद ये थ्योरी राइट प्रूव हो जाती है या डिसअप्रूव हो जाती है। ये जो ट्रेन का ये तरीकेकार है कि पहले ये डब्बा दूसरा डब्बा, ये डिडक्टिव कहलाता है। डिडक्टिव रिसर्च के मेथड में थ्योरी पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसकी बुनियाद पर अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ पढ़ के लिटरेचर रिव्यू के जरिए क्लियर कर रहे होते हैं, अपने वेरिएबल्स को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, अपनी वेरिएबल्स की निटी-ग्रिटीज को जान रहे होते हैं। उसके बाद हम कोई मौकफ बनाते हैं, उसके बाद हम कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद हम कोई रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, उसकी बुनियाद पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसको फिर एनालाइज करते हैं। उस एनालिसिस के नतीजे में हमारी थ्योरी या तो सही साबित हो जाती है या गलत साबित हो जाती है, और अगर गलत साबित हो जाए तो क्या रिसर्च हो जाती है? हो जाती है। क्यों? पहली क्लास में आपको बताया। इसलिए कि रिसर्च प्रोसेस का नाम है, रिसर्च का नतीजे से कोई ताल्लुक नहीं है, रिसर्च प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस अगर दुरुस्त है तो आपके पूरे नंबर है। मैथ्स में क्या होता है, आंसर से ज्यादा हम प्रोसेस को देखते हैं ना कि उसने मेथड्स और स्टेजेस सही इस्तेमाल किए कि नहीं किए। जब मैं दूसरे मेथड पे आता हूं, जिसको हम इंडक्शन कहते हैं, इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच के अंदर सबसे पहले जो चीज हमारे सामने आती है, डेटा या पैटर्न होता है। डेटा या पैटर्न। आपके ख्याल में जब न्यूटन ने सेब गिरते देखा तो क्या उससे पहले उसने किसी चीज को गिरते नहीं देखा था? वो सोचता तो होगा। उस दिन उसका फ्यूज ऑन हो गया या उड़ गया, उस दिन उसको समझ आ गई कि हुआ क्या। जिस तरह आर्शिमिडस जब तब में कूदा तो क्या उससे पहले नहाया नहीं था कभी? वो आर्शिमिडस ने यूरिका जो कहा टब में कूदने के बाद, जो वाटर डिस्प्लेसमेंट का उसने पूरा फिनोमेना, पहले भी नहाता रहा होगा उसी टब के अंदर, लेकिन उस दिन वो क्लिक कर गया। जिस दिन क्लिक कर जाए उस दिन आपको, आदमी को अपने पैटर्न के मतलब समझ आने लगते हैं कि वो जो देखता था वो क्यों था, वो जो देखता था, वो जो ऑब्जर्व करता था वो क्यों करता था, उसको उस दिन रीजन समझ आ जाता है। तो इंडक्टिव मोड में पहले डाटा होता है, यानी पैटर्न होता है, उसके बाद एनालिसिस होता है, और उसके बाद थ्योरी कंस्ट्रक्शन होती है। जब कोयटा कोई जाता है तो देखते हैं ना, ट्रेन का इंजन पीछे भी लग जाता है। पहले तो ऐसे ही होता था। तो अगर ट्रेन का इंजन पीछे जाके लग जाए, इसका मतलब नहीं कि ट्रेन अब वापस कराची जा रही है। ट्रेन ने जाना वही ना, उसने जाना है, लेकिन वो फासला ऐसा है, सफर ऐसा है कि इंजन को पीछे भी लगाना पड़ता है। ये मेथड भी जो है, ये तरीकेकार भी है, ये भी रिसर्च ही है। लेकिन ये कोई इंडक्टिव मोड है, हम कायनात की मुख्तलिफ चीजों को देख रहे होते हैं, हम माशरे के मुख्तलिफ मसाइल को देख रहे होते हैं, हमें बहुत बाद में समझ आता है अच्छा भी इसका मतलब तो ये है। जब वो समझ आता है तो हम थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उससे पहले हम डाटा देख रहे होते हैं, पैटर्न एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये इस्तेमाल होता है आपके अमन अमान की सूरत हाल में। आपने देखोगे मुख्तलिफ अलर्ट्स आते हैं कि फला रोड पे और फला इलाके में रात को 10 बजे के बाद नहीं जाए मोबाइल लेके, गाड़ी लेके, फला इलाके में रात को 10 बजे के बाद ना जाएं, फला जगह मोबाइल फोन पे खुलेआम बात ना करें, फला पुल पे एहतियात करें, फला इलाके में एहतियात करें। कैसे पता? डाटा एनालिसिस के नतीजे में। जब डाटा को आप टेबुलेट करते हैं, उस टेबुलेशन के नतीजे में उस डाटा के ट्रेंड्स देखते हैं। डाटा आपको, मैंने आपसे पहले बताया था, ये पैगंबर ही करवाता है, ये मुस्तकबिल की खबरें देता है आपको, ये मौजज़ात करवाता है आपसे, ये आपको बताता है। मिसाल के तौर पर लास्ट टाइम आपको मिसाल दी थी कि दुनिया में 8-6 अरब लोग हैं। ये डाटा ने आपके कपड़े सिलवाए, ये रेडीमेड की दुकानें, जूतों की दुकानें, डाटा के नतीजे में आप बता देते हैं कि फला मैच में किस खिलाड़ी ने अगर इतना स्कोर किया तो टीम जीत जाएगी, और नहीं कर सका तो शायद टीम हार जाए। ये सारा डाटा का इन्फ्लुएंस होता है। आप बता सकते हैं कि आज 2020 में पाकिस्तान को कितनी गंदम चाहिए। ये तो मौजूदाती काम है कि आप 2020 में लोगों के खाने की जरूरियात के बारे में आज बताना शुरू कर दें। आप बता सकते हैं कि 2020 में पाकिस्तान में कितने मकानात चाहिए, कितना रोजगार चाहिए, पाकिस्तान में कितनी सनत और पाकिस्तान की कितनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। ये आपको कौन बताता है? पाकिस्तान में 1998 में सेंसस हुआ था, आज तक सेंसस नहीं हुआ। लेकिन जो सेंसस हुए बगैर आप सेंसस वाले सारे काम कर रहे हैं, किस बुनियाद पर कर रहे हैं? किस पैगंबर ने आपको खबर दी है कि आज पाकिस्तान की आबादी कितनी है? ये डाटा की पैगंबरी है।
यानी मैं उस कॉन्सेप्ट में बात नहीं कर रहा खुदा ना खास्ता, लेकिन ये डेटा का वो है कि आपको पैगाम पहुंचाता है फ्यूचर के बारे में, या आपको वो चीज देखना सिखाता है जो आपको अपनी आंखों से नजर नहीं आती। ये उस चीज के बारे में बताता है जो गैब में मौजूद है, अभी हुई नहीं है, अभी वकूफ पजीर नहीं हुई, इसने होना है। अगर लोग डेटा से खेलना सीख जाएं, अगर लोग डेटा से खेलना सीख जाएं, एक फिलॉसफी है कि वो ये कहते हैं कि अगर लोग डेटा को सही इंटरप्रेट कर सकें तो बता सकते हैं कि अगला कत्ल कहां होने वाला है, अगला धमाका कहां होने वाला है, अगला चोरी कहां होने वाली है। डेटा इतने कमालात कर सकता है। और वो जब मिसाल सुनते हैं बनी इसराइल की, किसकी, जो पूछा था खिजर ने आके गार में, किसी बच्चे से पूछा था, बात जगह था, किसी बड़े से पूछा था खिजर कहां है, उसने कुछ लकीरें खींची और कहा कि जमीन पे तो नहीं है, फिर कुछ लकीरें खींची, उसने कहा आसमान पे भी नहीं है, उसने कहा इसका एक ही मतलब है कि एक ही जगह बच गई, वो ये गार, मैं तो खिजर हूं नहीं, तुम ही खिजर हो। ये जो इंटीग्रेट करके वो इस जगह पहुंच गया कि दुनिया में वो मौजूद नहीं है। आप अभी इल्म में वहां तो नहीं पहुंचे, लेकिन दुनिया इल्म में बहुत आगे रह चुकी है। यानी आज आप गार वालों के मकानों का जायजा तो ले लेते हैं, ये नहीं बताता कि पाते कि वो मकान बने कैसे थे। आप आज अहराम मिस्र की तस्वीरें तो खींच लेते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि वो चट्टान और पत्थर ऊपर पहुंचे कैसे। तो इसका मतलब दुनिया में इल्म बहुत आगे रहा है, इतना आगे रहा है कि अल्लाह को तबाह करना पड़ गया। यानी इल्म जो है बगावत पर आमादा करता है ना आदमी को, अगर उसके साथ खुदा की वो ना हो, रहनुमाई ना हो। हत्ता कि कुरान का इल्म भी बगावत पे आमादा करता है अगर आप अल्लाह से डर के ना पढ़ते हो तो। कुरान खुद कहता है ये बात। तो डेटा जो है वो आपको प्रिडिक्शन करना सिखाता है, वो आपको बताता है कि आज शाम को बारिश हो जाएगी पाकिस्तान की, उसके अलावा कह रहा हूं दुनिया भर में ऐसे ही होता है। दुनिया भर में कौन सा, पाकिस्तान में ये तो पता होता है कि आज वो कह रहे हैं तो बारिश तो नहीं होनी। अब बादल आ जाते हैं, उन्हें बादलों की रफ्तार का पता होता है, उन्हें बादलों के रुख का पता होता है, उन बादलों और तूफानों के नतीजे में होने वाले नुकसानात का पता होता है, उन्हें यह पता होता है कि तूफान आ रहा है तो कितनी आबादी को डिस्प्लेस करना है। ये सारी चीजें उन्हें कौन बता रहा है? कोई पैगंबर मौजूद है? खुदा से उनका कोई ताल्लुक है? सिर्फ डाटा से ताल्लुक है। जो आपको कहा जाता है ना कि तदब्बुर, तफक्कुर, आयात अनफुस को आप देखें, अफाक अनफुस को देखें, किस वजह से कहा जाता है कि ये आपको अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला बंद कर दिया। अब कोई पैगंबर आके आपको नहीं बताएगा कि आपके मसले क्या है। 7 बालों का मतलब ये है कि 7 साल कैद साली रहेगी, उसकी तैयारी करनी है आपने। अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई आपको मुस्तकबिल के बारे में नहीं बताएगा। अब आपका इल्म आपको बताएगा कि आपके साथ आइंदा क्या होने वाला है। अल्लाह ताला इंसान को ऐसे नहीं छोड़ देता, कोई ना कोई बैरोमीटर और कोई ना कोई पैमाना जरूर मौजूद होता है। अब वो पैमाना इल्म के हाथ में है। अब पैगंबरी इल्म ने करनी है। अब मुस्तकबिल की खबरें आपको आपका इल्म देगा। अब मुस्तकबिल में आने वाली आफतों से आपका इल्म आपको बचाएगा अगर वो खुदा परस्ती के साथ मौजूद है। तो आपका इल्म आपको बता सकता है कि आप एक छोटे से होटल वाले को बता देता है कि हफ्ते की रात को खाना कितना पकना है और पीर की रात को खाना कितना पकना है। कौन चीज क्या बताता है उसको? क्यों नहीं बचता खाना होटलों के अंदर? क्यों आज आप 10,000 लोगों की दावत करें या 20,000 लोगों की दावत करें, कैटरिंग वाला एग्जैक्ट खाना पका के दे सकता है आपको डाटा की बुनियाद पर। डाटा जो है वो मिरेकल्स कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई डाटा को सही स्टडी कर ले, उसको सही एनालाइज कर ले, तो कई कई थ्योरीज जन्म ले लेती हैं। जी, आप लास्ट टाइम आई थी? ठीक है, ठीक है। ये इसको लास्ट टाइम के नोट्स में लिखा हुआ है। ये ईडियोग्राफिक और नोमोथेटिक एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ईडियोग्राफिक और नोमोथेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि बेनजीर मर गई, ज़ियाउल-हक मर गया, फला मर गया, फला मर गया, इसका मतलब है कि मैं भी मर सकता हूं। दूसरा चीज ये है कि मेरे मोहल्ले के 10 लोग मर गए, फला भी मर गया, फला भी मर, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ भी मर सकता है। एक जगह पे मैं अपने किसी खास को देखकर आम पे उसको लेके आ रहा हूं और एक जगह मैं आम को देखकर उसको किसी खास पे लेके जा रहा हूं। ऐसा ही है, खास को देखकर आम पर लाएंगे तो उसको कहेंगे इंटरप्रेट। नहीं, अभी ये ईडियोग्राफिक डेफिनेशन ऑफ रियलिटीज पे हम बात करते हैं। नोमोथेटिक और ईडियोग्राफिक एक्सप्लेनेशन होती है। मिसाल के तौर पर कहूंगा सुकरात मर गया, सुकरात एक स्पेशल केस है, उसके नतीजे में इसका मतलब है कि मैं भी मर जाऊंगा। हम सब मरते हैं, इसका मतलब सुकरात भी मर सकता है। तो ये नोमोथेटिक है। हम मर सकते हैं तो सुकरात भी मर सकता है, सुकरात मर गया तो हम भी मर सकते हैं। ये दोनों वे ऑफ फिलॉसफीज है देखने की चीजें। बाज़ दफा किसी स्पेसिफिक चीज के नतीजे में कोई जनरलाइज स्टेटमेंट देनी पड़ती है, बाज़ दफा किसी जनरल परसेप्शन के नतीजे में कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। इसलिए इसको ईडियोग्राफिक और नोमोथेटिक के उसमें हम लेके आते हैं। जी,
थ्योरम रिड्यूस होते हैं। लेकिन जब मैथ्स इजाद हुई दैट वाज इंडक्टिव। अब नए थ्योरम्स बना लें आप, उसके टेबल बना लीजिए, कुछ और कर लीजिए, लेकिन अब मैथ आप इजाद नहीं कर सकते, अब वो इंडक्टिव हो चुकी है। कोई नया कॉन्सेप्ट बनेगा तो वो इंडक्टिव होगा, फिर उसके जो थ्योरम बनेंगे नए कॉन्सेप्ट के तो वो या उसकी कैलकुलेशन बनेगी वो डिडक्टिव। यानी इस मकान में आप जितनी तब्दीलियां कर लें, इसको तोड़े बगैर, पूरा इनोवेशन ही कहलाएगी, इनोवेशन नहीं कहलाएगी। इसके बगैर खात वाले प्लॉट में उससे 10% कम खर्चे पे आपको झोपड़ी बना लें, वो इनोवेशन कहलाएगी, कंस्ट्रक्शन कहलाएगी, वो इंडक्शन होगा, ये डिडक्शन होगा। पुरानी बुनियादों को इस्तेमाल किया, पुराने मकान को इस्तेमाल किया, पुराने नक्शे को इस्तेमाल किया, अब जो चाहे कर लो, 1 करोड़ रुपए खर्च कर दो, ये डिडक्शन है। और वहां जाके मैं सिर्फ एक वजू खाना बना दूं, दैट इज इंडक्शन, इसलिए कि वो न्यू चीज है, पहले मौजूद नहीं थी। जी कोई और सवाल यहां तक? आज मैं सवाल पूछना भूल गया आप लोगों से। जी थोड़ा सा और इसको वाले करने के लिए थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। ये इंडक्शन मिसाल में कत्ल हो गया, अब मुझे मालूम है कि कत्ल इसने किया, थ्योरी मालूम है, अब मैं फिर डेटा वगैरह जमा करता हूँ। ये तो आप एक वाकया बता रहे हैं ना? नहीं, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। तो ये उसमें मैं डेटा एनालाइज करता हूँ, आखिर में पता चला कि ये तो कातिल था, ठीक है, क्या ये इंडक्टिव है? अगर कत्ल हो गया मगर मुझे कातिल नहीं मालूम, फिर मैं डेटा की बुनियाद पर ये कत्ल हुआ है, खून है, फिर मैं डेटा जमा करता हूँ, आखिर में फिर थ्योरी कंस्ट्रक्ट करता हूँ, हाँ ये कातिल है, तो क्या ये डिडक्टिव है? आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये डिडक्शन है। लेकिन जब डीएनए को नतीजे में मुजरिम पकड़ने लगे, ये इंडक्शन था। जब पहली दफा डीएनए को इस्तेमाल किया गया किसी मुजरिम की शनाख्त करने के लिए, दैट वाज द इंडक्शन। जो भी होगा डिडक्शन। अब डीएनए के अलावा कोई नई चीज इजाद हो जाए जो मुजरिम पकड़ सकती है, तो इंडक्शन होगी वो फिलॉसफी। लेकिन डीएनए के 10 कस्में और कर लें आप हेयर के बजाय टूथ का लेने लगे, आंख का लेने लगे, एयर इंप्रेशन का लेने लगे, फिंगर का, कुछ भी कर लें आप, दैट इज डिडक्शन हो जाएगी। लेकिन कोई नई जहत इजाद कर लें, कोई नया तरीका इजाद कर लें मुजरिम को पकड़ने का, वो क्या है? इंडक्शन है। वो चीज जो इनोवेट हुई हो, अगर कोई चीज रिफॉर्म हुई है, कोई चीज रेनोवेट हुई है, तो कितनी भी मॉडिफाई हो जाए, जहाज जो है वो इंडक्शन नहीं कहला सकता। इतने बेहतरीन जहाज है कि महल भी उसके आगे खींच लगते हैं, लेकिन वो डिडक्शन ही कहलाएगा। बेहतरीन गने बन जाए दुनिया की, वो डिडक्शन ही कहलाएंगी, इंडक्शन नहीं कहलाएंगी। बेहतरीन बॉम्ब बना लें, बेहतरीन तोपे बना लें, लेकिन इंडक्शन वो तीर थे जिनके ऊपर आपने आग बांध के चलाए थे, वो पुराने बुनियादी कॉन्सेप्ट वो था प्रोजेक्टाइल का, मोशन का, या आपका उस हमले का, मिसाइल का, बेसिकली कॉन्सेप्ट वही रहेगा। मोटर इजाद हो गई, पहिया इजाद हो गया, अब पहिए के नतीजे में कुछ भी बना लें आप, गधा गाड़ी का बना लें, जहाज का बना लें, रिड्यूस होगा, इंड्यूस नहीं होगा। ना, बिलअमूम क्वालिटेटिव में जब हम जाते हैं कंटेंट एनालिसिस पे, तो मोस्टली वो डिडक्शन ही होता है ना। इंड्यूस तो हम मिसाल के तौर पर सर सैयद के बारे में कोई नई बात तो अब नहीं बता सकते, हम उसके बारे में किसी खास रुख को जमा कर सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे सर सैयद तो मेरे साथ थे, उन्होंने ये कहा था जो किसी को आज तक पता नहीं चला, तो ये नहीं हो सकता। हो सकती है क्वालिटेटिव इंडक्शन। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि कराची के अमन अमान की सूरत हाल पे के नतीजे में जो बच्चे बेघर हुए हैं, जिनके वालिदैन मारे गए हैं, उनकी हालात जिंदगी में कोई काम करें आप, और ये बताएं कि अगले 10 साल बाद ये बच्चे कहां खड़े होंगे। एक नई थ्योरी अगर आप डेवलप कर लें, अगर कोई नई थ्योरी, इंडक्शन हो जाएगी। अगर मौजूद पहले से किसी थ्योरी के मुताबिक आप ये काम करें जो कि मौजूद है, डिडक्शन हो जाएगी। डिडक्शन में वेरिएबल्स को सॉर्ट आउट करना आसान होता है, उनके ऊपर पढ़ना आसान होता है, उनकी क्लियरिंग और जिसे कहते हैं ना क्लासिफिकेशन करना आसान हो जाती है। जी यहां तक कोई और सवाल? ये दोनों आते हैं, क्वालिटेटिव भी आते हैं, क्वांटिटेटिव। जो तीनों मेथड हैं, डिस्क्रिप्टिव जिसमें आप किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब करेंगे, दूसरा तरीकाकार क्या है? एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेटरी भी कहते हैं इसको। पहली मैंने क्या बताई थी आप लोगों को? डिस्क्रिप्टिव।
जो मुख्तलिफ लोगों ने बयान किया मैं लिख देता हूं, लेकिन बाज़ किताबों में कुछ है, बाज़ किताबों में कुछ है। मैं बताता हूं अभी। एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। जब हम कोई नया फिनोमिना मालूम करने जाएं जिसके बारे में इससे पहले कुछ उस तरह मालूम ना हो, जी लिख ले। जी, ये इसको हम कहते हैं इट्स एक्सप्लोरेटरी जो है, ये एक्सप्लोरेशन जो है ये अटेम्प्ट करती है बताने के लिए कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग देयर। जो चीज आपको नहीं मालूम होती वो क्या हो रहा है वहां पे। इसलिए आप देखेंगे जो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द एक्सप्लोरेशन। क्या आपके साथ मसला क्या है, यानी आपको अगर खांसी आ रही है तो आप बता सकते हैं डॉक्टर को जाकर डिस्क्रिप्टिव कि मुझे खांसी आती है, सीने में दर्द होता है, फला होता है, फला होता है। ये आपके डिस्क्रिप्टर ऑफ द प्रॉब्लम है। लेकिन क्या हो रहा है, मतलब अंदर क्या मसला है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, ये एक्सप्लोरेशन ऑफ द प्रॉब्लम है। आप बता सकते हैं कि कराची में इतनी लाशें रोजाना मिल रही हैं, कराची में इतने लोगों से भत्ता लिया जा रहा है। ये डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है और बाज़ जगह उसको एक्सप्लेनेशन भी कहा गया है। इन दोनों में फर्क नहीं करते बाज़ लोग, और बाज़ लोग डिफरेंट लिखते हैं। बाज़ जगहों पे डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी एक ही है कि आप ये बताएं कि कराची के हालात खराब हैं, कराची में बदअमनी है, कराची में गाड़ियां चिनती हैं, कराची में रोजगार नहीं है, फला 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 अला फला जो भी बता दें आप, ये आप डिस्क्राइब कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी सूरत हाल को। लेकिन मैं मालूम करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कराची के अंदर। लाहौर में तो ऐसा नहीं है, गुजरांवाला में तो ऐसा नहीं है, भावलपुर में तो ऐसा नहीं है, कराची में ऐसा क्यों है। जब मैं ये बात कहता हूं कि कराची में ऐसा क्यों है, तो मुझे जो चीज करनी पड़ेगी दैट इज एक्सप्लोरेशन। कि मुझे किसी नए, मिसाल के तौर पे कोई एनजीओ ये मालूम करना चाहे कि उसने भारत में 10 करोड़ रुपए लगाए थे, उसके नतीजे में 10,000 लोगों को तालीम दी, पाकिस्तान में 10 करोड़ रुपए लगाए तो एक आदमी को भी तालीम नहीं मिली। मसला क्या है, उसे पता है कि हुआ क्या है, उसे पता है कि 10 करोड़ रुपए किस किस को दिए थे, कहां कहां हमारे स्कूल खुले थे, कहां कहां फलना हुआ था, सारी चीजें बता देगा। लेकिन हुआ क्यों, एक्सप्लोर करें जी इसको। इसलिए उसके बाद एक्सप्लोरेशन, अमूमन सोशल साइंस के अंदर वो फिनोमिनाज जो अननोन होते हैं, हिडन होते हैं, जिनके बारे में लोग नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं, उनको मालूम करने के लिए जब कोई रिसर्च कंडक्ट की जाती है, जब दूर के दुश्मन को मारने के लिए राइफल निकाली जाए तो वो स्नैपर होती है, वो एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाता है। टाइम हमें कितना हो गया है, अभी टाइम है ना जी, दोनों हो सकती हैं। अगर इसके लिए थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर लें, थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर लें, इंडक्टिव हो जाएगी। किसी सेट थ्योरी के नतीजे में काम कर लें, इंडक्टिव हो जाएगी। अब इनको अलग अलग समझें, इनको थोड़ा सा अलग। मिसाल के तौर पे रोटी खाएं आप, और आप जाके किसी अफगानी से गए रोटी खाएं और आपके ख्याल में आप खा लेंगे तो इतनी बड़ी रोटी होगी कि आप उसमें बैठ भी जाएं तो आराम से बैठ सकते हैं। अब रोटी का कॉन्सेप्ट अफगानी के लिए क्या है और आपके लिए रोटी क्या थी, ये तो मसला डिफरेंट है। लेकिन इंडक्टिव, डिडक्टिव द लॉजिक ऑफ डूइंग रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव पर्पस ऑफ रिसर्च है। ये हमारे रिसर्च के मकासद में शामिल होता है कि हम क्यों रिसर्च करने जा रहे हैं जी। मिसालें जो देते हैं वो इंडक्टिव में आता है, डिडक्टिव किस चीज की मिसालें देते हैं, मतलब एक मैंने पढ़ा था कि सरकारी तरीका है, सरकारी तरीका एक होता है जिसमें मिसालों के जरिए ज्यादा। उसकी वजह ये होती है कि पहले से इल्म मौजूद होता है इसलिए मिसालें दे दी जाती हैं। जब इल्म पहले से मौजूद ना हो तो उसमें मिसालें नहीं दे सकते, इसलिए कि पता ही कुछ नहीं होता। ये पर्पसेस है, और वो जो आप बता रहे हो प्रोसेसेस है, वो टाइप्स में भी आता है और लॉजिक में भी आता है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ये रिसर्च लॉजिक में आता है। बाज़ जगहों पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को रिसर्च लॉजिक कहा गया और बाज़ जगह इंडक्टिव डिडक्टिव को लॉजिक कहा गया। दोनों किताबें मौजूद हैं। बाज़ जगह मेथड्स में आता है, ऐसे ही। दरहकीकत जब मेथड्स कहते हैं तो हमारे ध्यान में मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन होता है। तो जब डाटा कलेक्शन पे आएंगे तो उसमें तो मेथड्स में चला जाएगा ये, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं है। जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं, मिक्स मेथड अप्रोच अपना करें या क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव बना रहे हैं, उस वक्त अभी आपने डाटा कलेक्शन स्ट्रेटेजी तय नहीं की है।
वैसे तो डाटा कलेक्शन स्ट्रेटजी ही बताती है कि रिसर्च क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या मिक्स है, लेकिन जब हम शुरू से चल रहे हैं तो उसको हम उससे जोड़ते नहीं है। इसलिए बाद लोग इसको टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन कहते हैं, बाद लोग इसको रिसर्च लॉजिक कहते हैं, बाद लोग इसको रिसर्च टाइप भी कहते हैं। कंफ्यूजन है, कोई एक बात नहीं है इसके ऊपर। अगर आप किसी चाइनीज से कहेंगे अच्छा खाना ले आओ, और किसी अरबी से कहेंगे अच्छा खाना ले आओ, और किसी पाकिस्तानी से कहें अच्छा खाना ले आओ, तो हर एक का अलग मतलब है ना। अच्छा खाना सबका डिफरेंट है, अच्छा लिबास सबका डिफरेंट है। अगर हर जगह अच्छे की डेफिनेशन एक ही हो तो अफ्रीका में किसी लड़की की शादी ना हो, वहां अच्छे की डेफिनेशन कुछ और होगी लड़कों के सामने, इसलिए वहां शादियां हो जाती हैं। अगर आप लोग की डेफिनेशन पे चला जाओ तो किसी की शादी नहीं हो सकती। अच्छे का मतलब क्या है, ये आपका इलाका बताएगा, आपका सोच और आपका सराउंडिंग बता रही होगी कि आप इससे क्या सोचना चाह रहे हैं। एक घर भी नहीं बता सकता। मेरी वाइफ पूछती है मैं सिंधी हूँ, उसके लिए अच्छा तेज मिर्चें, मेरे लिए अच्छा कम मिर्चें। हाँ बिल्कुल एक घर भी- बिल्कुल। जब तक अपने कॉन्सेप्ट अच्छा को आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर लेंगे, आप अच्छे से क्या मुराद है आपकी, तब तक आप जान ही नहीं सकते कि आप किसे कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा जब मुकाबले हुस्न या बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले होते हैं, उसमें मुख्तलिफ टेबल्स बने हुए होते हैं कि उस बंदे की बकिया तमाम चीजें, सिर्फ शक्ल नहीं, हर चीज के बारे में उन्होंने मेजरमेंट स्केल बनाया हुआ होता है। उसके चाल ढाल, चलने, कपड़े पहनने के अंदाज तक पे उन्होंने मेजरमेंट स्केल बनाया हुआ होता है। तब जाके वो बेहतरीन पहलवान या बेहतरीन हसीना को वो सॉर्ट आउट करते हैं, जब तक वो स्केल तय ना हो जाए। स्केल तय करना, उसका कंस्ट्रक्ट जानना बहुत जरूरी है कि आप हसीन किसे कहते हैं, आप पहलवान किसे कहते हैं, आप अच्छा किसे कहते हैं, आप बुरा किसे कहते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए आप। जी, आपके सवाल का जवाब नहीं आया? जी, कोई सवाल और? मतलब कम वक्त में ज्यादा काम में तो ये मसला होता है ना, जो जब हम पूरे सेमेस्टर्स में चलते हैं तो ये चीजें हम थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ लाजमी सी बात है, फिर आगे आपने उस पर जाना है, सैम्पलिंग में जाना है, खुद एक काम है। फिर उसके बाद पूरा रिसर्च का तरीकेकार है। देखिए अभी मैं आपको सर बनाना सिखा रहा हूँ, हाथ बनाना सिखा रहा हूँ, पैर बनाना सिखा रहा हूँ, बाद में जोड़ना सिखाऊंगा। अभी सिर्फ चीजें अलग अलग पैराए में सीखें आप, जब जोड़ेंगे तो खुद ही इंसान नजर आएगा आपको। डॉट जब मिलाते हैं ना तो किसी डॉट पे नहीं पता होता कि तस्वीर किस चीज की है, लेकिन जब बहुत सारे डॉट्स बन जाए तो फिर पता चलता है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। अभी सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स हैं जिन्हें आप मिला रहे हैं। जी, क्या आप सेपरेटेड और आइसोलेटेड उसमें चीजें जमा कर रहे हैं, जैसे ही आप इनको असेंबल करने पे आएंगे आप गाड़ी बना लेंगे। गाड़ी जो है वो एक दिन में असेंबल होती है या चंद घंटों में असेंबल होती है, लेकिन बनती कई दिनों में है। लेकिन जिस जगह बन रही होती है, टायर गाड़ी नहीं होता, इंजन गाड़ी नहीं होती, बॉडी गाड़ी नहीं होती, क्लच प्लेटें गियर नहीं गाड़ी होते, लेकिन जैसे ही सारे मिलते हैं गाड़ी बन जाती है। तो जब आप इन तमाम चीजों को पढ़ लेंगे, जैसे इनको इंशाल्लाह हम जोड़ना सिखाएंगे, जोड़ना सीखेंगे, खुद ब खुद आपको पूरा का पूरा पैटर्न समझ आना शुरू हो जाएगा। जी, जहां तक एक्सप्लोरेटरी के अंदर किसी नए फिनोमिना को मालूम करने जा रहे होते हैं, किसी नए फिनोमिना के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए अननोन हो। जी, एक्सप्लोरेशन रिसर्च में आप बता रहे हैं कि जब फिनोमेना वर्क करता है उसके लिए यूज करते हैं, तो उसमें कोई मतलब एक्सप्लोरेशन रिसर्च में कोई रीजन भी इसमें शामिल है कि किस वजह से वो ऐसी हो गई है, वजह नहीं रीजन। अभी तो हम रिसर्च पढ़ रहे हैं ना, अभी हम बंदूक बनाने का तरीका सीख रहे हैं, दुश्मनों की तादाद पे बात नहीं कर रहे हैं। जब बंदूक बनाने का तरीका सीखे तो बस बंदूक बनाना सीखे। आप बोले दुश्मन तो मेरे 100 है, बंदूक तो एक बना रहे हैं, अभी बंदूक बना ले, बाद में इंशाल्लाह प्रोडक्शन कर लेंगे इसकी। तो रिसर्च जो है वो एक टेक्निक है, एक तरीका है। जी, कोई सवाल है? एक्शन रिसर्च जो है, जब किसी सोशल प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोई रिसर्च की जाए उसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि लियारी की बदअमनी का ताल्लुक तालीम से है, अब लियारी में तालीम की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोई रिसर्च बनाइए, कीजिए, कोई प्रोग्राम बनाइए आप। अब जब किसी बदअमनी को, किसी लाइल्मी को, किसी कम इल्मी को दूर करने के लिए जब आप कोई प्लान बनाएंगे तो पहले उसकी एक पायलट स्टडी करेंगे आप। उस पायलट स्टडी की बुनियाद पर अपनी रिसर्च को मजीद रिफाइन और डिफाइन करने के बाद आप उसको एक्चुअली लेके चलेंगे। जैसे कराची की सूरत हाल बेहतर करनी है, इसकी एक्शन रिसर्च क्या होगी? मैं पहले एक्सप्लोर करूंगा कराची में हालात खराब क्यों हैं, फिर मुमकिन है कि बैक वक्त में डिस्क्राइब करूंगा इसका मतलब क्या है। जब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, ये लोगों को पैसा देते हैं, ये लोगों को असला देते हैं, ये लोगों से पैसा लेते हैं, ये लोगों से असला लेते हैं। जब मैंने तमाम चीजें अपनी फिगर आउट कर ली, अब मैं इसको हल किस तरह कर सकता हूं। ये पहले तरीका तो ये है कि पुलिस के अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रोक दी जाए, दूसरा तरीका ये है कि रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए जाए, तीसरा तरीका यह है कि फौजी अदालतें बना दी जाए, चौथा तरीका यह है कि थानों को खुद मुख्तार कर दिया जाए। अब ये सारे के सारे एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम उस वक्त आते हैं जब मुझे एक्सप्लोर और एक्सप्लेन सही हुई है वो चीज, तो मैं उसका हल पेश कर सकता हूं। डॉक्टर जब आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखता है, उसके बाद जो दवाई लिखता है वो क्या है? वो एक्शन
किस बुनियाद पर? उस एक्सप्लोरेशन की बुनियाद पर जो डाटा के नतीजे में उसने की है, जो फिर आपको ठीक करती है। वो तमाम चीजें जिनको फील्ड के अंदर किसी चीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो एप्लीकेशन या एक्शन रिसर्च कहलाती है। बाज जगह इसको एप्लीकेशन रिसर्च कहा गया है और बाज जगह इसको एक्शन रिसर्च कहा गया है। मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ, आप ड्राइवर को कुछ और कहते हैं, कोई और कुछ और कहता है, कोई माली कहता है, कोई खानसामा कहता है, कोई बॉर्ची कहता है, मतलब तो एक ही होता है जी। ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी ये ओवरलैप करते हैं, इसलिए बास किताबों में ये लिखा होता है तो ये नहीं होता, बास जगह दोनों लिखा होता है। बहुत थोड़ा सा ही फर्क है कि किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब कर दें कि क्या हो रहा है और उसको भी तफसील से एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। इसमें रीजनिंग नहीं होती है। अभी तो आपका पर्पज है रिसर्च का, वो तो जब डाटा जमा करके उसको जमा टेबुलेट करेंगे तो सर एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें मालूम करते हैं ना कि ये क्यों हो रहा है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी दरियाफ्त करते हैं। मालूम करने की एक वजह एक्सप्लोरेशन होती है, मालूम करने की एक वजह डिस्क्रिप्शन होती है, मालूम करने की एक वजह एक्सप्लेनेशन होती है, कोई चीज रिसर्च करने की एक वजह एप्लीकेशन होती है। ये तो रिसर्च करने के मकासद हैं, ये रिसर्च करने के मकासद हैं। अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरा मकसद है जिंदगी खुदा की बंदगी करना है, अब वो कुरान हिफ्ज करे, वो दीन का आलिम बने, वो स्कूल खोल ले, ये उसकी मर्जी है। मकसद का तयन डिफरेंट है, उसकी एप्लीकेशन और जो उस पर काम करने का तरीकेकार वो डिफरेंट हो सकता है। ये मकसद है रिसर्च करने के, रीजन, पर्पज ऑफ रिसर्च। मकासद क्या है रिसर्च के? जी जी बिल्कुल हो सकते हैं कि आप किसी एक्शन रिसर्च के अंदर तय कर ले कि पहले एक्सप्लोर करना है, उसके बाद उसके लिए हल पेश करना है। ये एक्सप्लोर करना है और उसको डिस्क्राइब भी करना है, वो उसके क्वेश्चन डिफरेंट हो जाते हैं, सर्वे फॉर्म डिफरेंट हो जाते हैं और आपको दोनों चीजें बैक वक्त मालूम हो सकती हैं। एक बहुत बड़ी रिसर्च पाकिस्तान में होने जा रही है, पता है ना, मरदमशुमारी, सेंसस। क्या है ये डाटा को कलेक्ट करने का कॉम्प्रिहेंसिव तरीका, जिसमें सिर्फ पहले लोग गिनते थे, अब डेमोग्राफी से लेके उनकी तालीम से लेके सोशल क्लास से लेके हर चीज गिनी जाती है, ताकि उसके इन्फ्रेंस के नतीजे में, देखिए एक बहुत याद रखिएगा, रिसर्च को डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं और इन्फ्रेंशियल भी कहते हैं। यानी हर आदमी ने मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए हुए। मिसाल के तौर पर मैं यहां अगर ये कहूं कि कोई अजनबी फर्द, गैर मतलूब फर्द या कोई बुरा आदमी या नामानूस फर्द, इससे क्या मुराद होगी, क्या समझेंगे आप? कोई ऐसा हुलिया, कोई ऐसा तरीका जो रूटीन से हटके हो। लेकिन जब मैं यूरोप चला जाऊंगा तो मुमकिन है स्कार्फ पहनी हुई खातून अजीब, नामानूस और खतरनाक हो जाए। यानी मतलब तब्दील हो गया, लोकेशन तब्दील करने से लफ्ज एक ही रहा। मतलब तब्दील हो गया, लोकेशन तब्दील करने से लफ्ज एक ही है, दोनों पर्सनैलिटी में फर्क पड़ गई। अब मसला सारा यह है कि मैंने एक ही रिसर्च को एक्सप्लोरेशन के लिए किया है, डिस्क्रिप्शन के लिए किया है, एक्सप्लेनेशन के लिए किया है, या एप्लीकेशन के लिए किया है, या मल्टीपल पर्पस के लिए किया है। मकासद रिसर्च ही है। अब आप कोई भी रिसर्च हो, कोई भी फाइंडिंग हो, इसके अलावा उसके मकासद नहीं होंगे। ये अभी तो हम सिर्फ रिसर्च की, हमने पहले पढ़ा इंसान की ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में क्या खामियां होती हैं, ऐसा ही है ना। उसके बाद मैंने जो नहीं पढ़ाया और आपको नोट्स में दिया और आपने फिर भी नहीं पढ़ा कि साइंटिफिक इंक्वायरी में किस चीज को हम देखते हैं, एग्रीगेट को देखते हैं, पैटर्न को देखते हैं, रेगुलरिटीज को देखते हैं, इरेगुलरिटी को नहीं देखते, नॉन पैटर्न चीजों को नहीं देखते, मौजूदात को नहीं देखते। मिसाल के तौर पर एक आदमी छत से गिरा, उसका सर नहीं फटा, और 15 लोग छत से गिरे, उसका सर फट गया। अब मैं कहूंगा छत से कूदना सही है कि गलत? मैं पैटर्न को देखूंगा, रेगुलरिटी क्या है कि अक्सर लोगों का सर फट जाता है। उस एक आदमी का सर ना फटने के नतीजे में सर कूदूंगा नहीं कि उसका तो नहीं फटा तो मुझे तो भी कुछ नहीं होगा। रिसर्च में हम रेगुलरिटीज और पैटर्न को स्टडी करते हैं, एबनॉर्मल रवैयों को हम रिसर्च में स्टडी नहीं करते, उसके लिए फिर केस स्टडी पे चले जाते हैं। एक्सेप्शनल को नहीं लेते हम। साइंस हमें कहती है आप पैटर्न को स्टडी करें जी। यानी आपका जो साइज है वो लार्ज होगा या मीडियम होगा, लेकिन वो टेलर्ड नहीं होगा। जब आपका दर्जी आपके लिए सिएगा तो शायद वो किसी साइज की तरह का ना हो, लेकिन आप बाजार से कोई भी साइज खरीद के पहन सकते हैं जो आपको सूट करता हो। इसी तरह रिसर्च के जो है पर्पस आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी जरूरत है, जिस लिहाज से आपने काम करना है जी। ये पर्पस ऑफ रिसर्च है, इन मकासद के लिए रिसर्च की जाती है। रिसर्च कहते किसे हैं? लॉजिक कौन सी है? इंडक्टिव डिडक्टिव होती है, डाटा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होता है,
यानी आप किसी चीज को डिस्क्राइब करें या गिन लें। बहुत ज्यादा पैसे हैं, मेरे पास बहुत माल है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। पहली डेफिनेशन क्वालिटेटिव थी, दूसरी क्वांटिटेटिव थी, दोनों के नतीजे में मैंने अपने माल को बयान किया। अगर क्वालिटेटिव में मैं पैसे किसी को यह कह दूं कि बहुत ज्यादा माल है, तो फिर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि किस मुल्क में कितना माल ज्यादा होता है। इसलिए रिसर्च जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक टू द रिसर्चर होती है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप एक कसाई से ऑपरेशन नहीं करा सकते, जबकि डॉक्टर भी वही काम करता है जो कसाई ने किया है कि सर्जरी के वक्त जिस्म को काटता है। लेकिन इक्विपमेंट से लेकर कंसंट्रेशन और एक्सपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है। पर्पस काटना होता है, लेकिन इक्विपमेंट, एक्सपर्टीज, कंसंट्रेशन, इन्वायरमेंट, हर चीज इंटायरली डिफरेंट होती है। मकसद तो काटना ही है सीना, वो जानवरों का भी काटता है, आपका भी काट सकता है, लेकिन आप कहेंगे नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। रिसर्च पर्पस बहुत जरूरी है आपके रिसर्च के गोल को या एम को अचीव करने के लिए। और जब आप किसी से बात करते हैं कि मैंने रिसर्च की, तो आपसे वो सबसे पहला सवाल पूछता है कि पर्पस ऑफ रिसर्च क्या था। और कोई रिसर्चर ये नहीं बता सके कि सुबह घर से वो क्यों निकला था और उसने कहां जाना है, बेशक वो पूरा दिन सफर करके आ जाए, लोगों से बावला ही बोलेंगे। और अगर वो आधे घंटे में दुकान से वो ले आए जो उसको लेके आना था, जिस चीज के लिए निकला था वो करके आ जाए, तो वो प्रॉपर फर्द कहलाएगा, सेन माइंड कहलाएगा, इनसेन नहीं कहलाएगा। तो अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्यों निकले और कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या करना है, तो बेशक पूरा दिन कुछ करके कहीं जाके कुछ लेके आ जाए, लेकिन आप इनसेन ही कहलाएंगे। जब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन ना कर सकें, जब तक आप अपने पर्पस डिफाइन ना कर सकें, तब तक आप टारगेट ओरिएंटेड कोई काम नहीं कर सकते। रिसर्च साइंटिफिक है, टारगेट ओरिएंटेड है, स्पेसिफिक है, बिल्कुल आपको बताना पड़ता है कि आपने क्या, क्यों, कैसे करना है। इसलिए वो कहती है कि जब तरीका इख्तियार कर लिया, अब नतीजे का कोई मसला नहीं है। अगर तरीका ठीक है तो तरीका ही तरक्की का नतीजा है, जो कुछ हासिल हुआ वो आपका मसला है, आप घर लेके जाइए अपने। अगर तरीका ठीक है तो आपने रिसर्च कर ली है। यहां तक कोई सवाल करना हो जी? अभी हमारा टाइम है, 5 मिनट है जी, सवालात ले लें। जी अच्छा, एक और किताब है जिसके अंदर इसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में लिखा है, लेकिन वो हिंदी राइटर है, तो जरा ज्यादा हम उसको स्पेसिफिक समझ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको टेबल बना के दिखा रहा हूं जी। वो एक अलग तरीका बयान करने का। कोरिलेशनल की बात कर रही हैं, लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रही हैं, टाइम स्केल की बात कर रही हैं, ये सारी बात कर रही हैं ना, वो एक अलग है, वो ये अलग है, ये बिल्कुल कोर पर्पस है, ये रिसर्च से पहले का सारा मकसद है। अब मिसाल के तौर पे बाद लोग ये कहते हैं कि अगर आप कराची की तालीमी सूरत हाल पे जायजा लेना है, जामे कराची की, आप एक क्लास में घुस जाएं और उसका डाटा ले लें, आगे बोलेंगे जामे कराची की सूरत हाल अच्छी है कि नहीं है। ये पिन पॉइंट रिसर्च जो फौरन हो गई। एक होती लॉन्गिट्यूडनल कि मैं हर 1 महीने बाद आके डाटा लेता हूं और मैंने पूरे सेमेस्टर के अख्ताम पे बताया कि जो है कि नहीं है। दूसरी तीसरी होती है कोरिलेशनल कि मैंने ज़ैबिस की तालीमी स्टैंडर्ड पर जामे कराची की तालीमी स्टैंडर्ड को मवाजना करके बताया कि दोनों में से अच्छा कौन है। तो ये बिल्कुल भी अदर टाइप से उसमें चले जाएंगे। मैंने जो आपको फोटोकॉपी दी उसमें ये लिखा होगा शायद, ये भी एग्जाम में आ जाती है। मैंने आपसे कहा ना कि इसमें बहुत एम्बिग्यूटी है। बाद लोग टाइप्स इसको समझते हैं, बाद लोग पर्पस कहते हैं, बाद लोग उसको टाइप कहते हैं, बाद लोग क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव को टाइप कहते हैं। तो इसलिए ये कोई एक चीज नहीं कह सकता मैं कि ये है, लेकिन आप ये समझ लेंगे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, प्योर क्या होता है, अप्लाइड क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट, ये जबान सीख गए, मिसाल के तौर पर मैंने जितनी उर्दू बोली आज, क्या मैंने तमाम उर्दू बोली? नहीं, कुछ और भी कोई बोल सकता है, इन तमाम अल्फाज के अलावा भी कोई अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है अगर वो जबान के डोमेन के अंदर मौजूद है। अगर आपको जबान पूरी आती है, अपनी सहूलत के लिहाज से अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च के बारे में सब कुछ पता है तो आप सहूलत के सारे काम कर सकते हैं। कोई किसी को क्या कहता है, कोई किसी को क्या कहता है, मुझसे कोई मतलब नहीं। कोई बिल्ली कहता है कि कोई चौर कहता है, कोई शादो कहता है, कोई बंदर कहता है, मुझसे क्या मतलब है। अगर वो शादो कह के बता सकता है कि बंदर की बात कर रहा है, वो पिशी कह के बता सकता है कि बिल्ली की बात कर रहा है, दैट इज इनफ। अल्फाज तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट्स में दे रहा हूं ना, आपको मिल जाएंगे। अभी ऑथर तो मेरे पास 6-7 हैं, ये मैं मिला के पढ़ा रहा हूँ। हलीम खाई है ना कभी? गोश्त डाला लेकिन हलीम है। टाइप्स ऑफ रिसर्च की जब हम बात करते हैं
ये एक टेबल को जरा ध्यान में रखिएगा हमेशा। ARCH, वो कहते हैं कि जो पहली चीज है एप्लीकेशन, रिसर्च का पहला पर्पस क्या है? टाइप में पहली चीज है एप्लीकेशन। जिसको सब डिवाइड करते हैं प्योर और अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, वो कहते हैं कि जो रिसर्च एप्लीकेशन के लिए होती है वो या तो प्योर होती है या अप्लाइड होती है, इल्म बढ़ा रही होती है या किसी मसले को हल कर रही होती है। फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है, जिससे कोई मकसद हासिल करना होता है। उसमें वो क्या देते हैं? डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड कोरिलेशन। कोरिलेशन कहते हैं जब दो चीजों, मिसाल के तौर पे ये पेन कैसा लिखता है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो सकती है। काला अच्छा है कि लाल अच्छा है, ये कोरिलेशन है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, कोरिलेशनल। लिखूं या लिख लेंगे आप लोग? लिख लें? ये तो मैं लिखवा चुका हूं ना, वही देख के लिख लीजिए। लिख लें। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से रिसर्च की जो टाइप ऑफ रिसर्च में उन्होंने तीन बनाए हैं। पहला एप्लीकेशन के लिहाज से, दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, तीसरा मोड ऑफ इंक्वायरी के लिहाज से। ये एक नया रंजीत कुमार है, इंडियन राइटर है, उसका तरीकेकार ये देने का है। क्यों कहते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च में पहली एप्लीकेशन है, दूसरी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तीसरी मोड ऑफ इंक्वायरी है। ऑब्जेक्टिव मैं बता चुका हूं, इसमें कोरिलेशनल लिख लें आप। जी, कौन सी लिखवाई? मैंने 4 लिखवाई, 5 लिखवाई? 4 है। डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, कोरिलेशन और एक्सप्लेनेटरी। डिस्क्रिप्टिव वो कि टू डिस्क्राइब व्हाट इज प्रिवेलेंट। डिस्क्रिप्टिव वो जो डिस्क्राइब करे क्या हो रहा है। एक्सप्लेनेटरी जो एक्सप्लेन करे क्यों हो रहा है। कोरिलेशन जो एक्सप्लेन करे कि इन दो के दरमियान क्या ताल्लुक है। मोड ऑफ इंक्वायरी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स मेथड। रंजीत कुमार जो है वो इसको मोड ऑफ इंक्वायरी में लेके आता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और जिसमें दोनों तरीके इस्तेमाल हो। अब इसने टाइप ऑफ रिसर्च को इन 3 लिहाज से तकसीम किया, एप्लीकेशन बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एंड मोड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड। जब एप्लीकेशन बेस्ड पे आएंगे तो रिसर्च प्योर या अप्लाइड होती है। जब ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे आएंगे तो एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कोरिलेशनल। और जब मोड ऑफ इंक्वायरी की हम बात करेंगे तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड होगा। ये एक टेबल है बात को समझने का, ये उससे हटके जो मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन वो तमाम की तमाम, मिसाल के तौर पर मेरे घर में दावत हो और मैं 4 डिशें बनाऊं और आपके घर में दावत हो, आप 4 डिशें बनाएं, लेकिन दोनों के दस्तरखान डिफरेंट होंगे। मुमकिन है कि आपने रायते का सलाद बनाया, मुमकिन है उसने कोई और कचूमर का सलाद बना लिया हो, किसी ने कुछ और कर लिया हो, किसी ने कोल्ड ड्रिंक भी रखी हो, किसी ने कुछ पानी रखा हो। तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट अगर सेम भी हो तो प्रेजेंटेशन और स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। अगर हम सबको एक कपड़ा दे देंगे अपने लिए सिलवा के लाएं, तो सारे अगर एक रंग के एक कपड़े को सिलवा के लाएंगे तो हर एक का सिलाने का स्टाइल मुख्तलिफ हो सकता है। तो रिसर्च के साथ भी यही चीज है। यहां तो कोई सवाल अगर करना हो। जी, आज आप लोग बोर हुए होंगे थोड़ा सा, क्योंकि वन वे में मसला हो जाता है ना। जी, वहां उन्होंने किसी ने पर्पस के लिहाज से लिखा हुआ है इसको। मकसद समझने के है क्या। अब केक को आप पेस्ट्री कहते हैं कि पेस्ट्री को केक कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसे ही है ना, यही मसला है सारा का सारा कि मैं पेस्ट्री कह के मांगू या केक कह के मांगू, देता कम वक्त एक ही चीज है। मोड ऑफ इंक्वायरी में आ गया क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स। जी, जब हम किसी दुकान पर जाके कोल्ड ड्रिंक मांगते हो तो क्या देता है? ठंडा पानी क्यों नहीं देता हमको?
हमने तो कोल्ड ड्रिंक मांगी है, हमने कब कहा था पेप्सी कोका कोला दे दो? जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है उसके मुताबिक वो पेश कर देता है। अगर कोई ठंडा दूध दे तो आप उसके मुंह पे दे मारेंगे मैंने ये थोड़ी मांगा था। भाई कोल्ड ड्रिंक है, पीने की चीजें ठंडी है, ले लो। लेकिन आप कहेंगे नहीं हमने तो काले रंग का कुछ कोल्ड ड्रिंक मांगी थी। आप लोग जिस तरह चल रहे होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने लास्ट टाइम से पूछा होगा कि आइसक्रीम का नाम बताएं, पूछा था, किसी आइसक्रीम का नाम बताएं जी, ये तो फ्लेवर है। आइसक्रीम का नाम बताएं। वॉल्स आइसक्रीम बनाती ही नहीं है, पता है आपको जी, तो आइसक्रीम का नाम नहीं है ना ये। आप अपने फ्रोजन डेजर्ट को आइसक्रीम कह रहे होते हैं ना, उसमें तो क्रीम इस्तेमाल ही नहीं होती जिसे आप आइसक्रीम कह के खा रहे होते हैं। मैं लोगों से मिनरल वाटर का पूछूं तो नाम बताते हैं नेस्ले, जो खुद नहीं लिखता कि मिनरल वाटर है, आप उसे मिनरल वाटर कह रहे होते हैं। आप जो परसीव कर रहे हैं उसके मुताबिक ही बिहेव कर रहे हैं। रिसर्च कहती है कि साइंटिफिक होना चाहिए, किसी परसेप्शन का गुलाम नहीं होना चाहिए। एक अब्दुल्ला नाम का आदमी भी चर्च बेच सकता है, एक दाढ़ी और रखने वाला आदमी मनशियात का कारोबार कर सकता है, मनशियात का कारोबार कर सकता है। हम हुलिये पे नहीं जाएंगे, हम उसकी नमाजों को नहीं देखेंगे, हम चेक करेंगे कि करता क्या है, इसका जरिया माश क्या है, घर में बिहेवियर क्या है, ऑफिस में क्या करता है, लोगों से क्या ताल्लुकात है, तो हम बताएंगे नेक आदमी। नेक नजर आता है, ये इंसान समझ सकता है, साइंस इसको नहीं समझ सकती। जी कोई सवाल करना हो यहां तक? जी मैं माइक बंद करूं, कोई सवाल करना तो कर ले, मैं माइक बंद करने वाला हूं। जी यहां तक समझ आ गया? सारे बज के पूरे मिनट हो गए आप लोगों के? सारे बज के पूरे मिनट हो गए? चेहरे से नजर आ रहा है आप लोगों के कि बस अब बहुत हो गई। ठीक है कि जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।